सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरीवन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे इस प्यारे से बैच मिशन 100 के अंदर, जहां पर आज हम चर्चा करने वाले हैं मोनो हाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। एंड मोनो हाइब्रिड क्रॉस से रिलेटेड और भी कई सारे टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेट्स चेक कि हम कितने टॉपिक्स आज पढ़ पाते हैं एंड उनके कितने सवाल सॉल्व कर पाते हैं। हालांकि मैं काफी सारे क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आई एम हैविंग अराउंड 20 प्लस क्वेश्चंस ओवर हियर एंड आई एम हैविंग अराउंड 10 टॉपिक्स ओवर हियर। बहुत मजेदार प्यारे प्यारे टॉपिक्स हैं, कैलकुलेटिव टॉपिक हैं। पिछले कई सालों में न्यूमेरिकल्स भी पूछे गए हैं। कई सालों में न्यूमेरिकल प्रोबेबिलिटी आने की थोड़ी कम रही है, लेकिन कई साल ऐसे भी रहे हैं जहां न्यूमेरिकल्स एकदम पूछे गए हैं इन टॉपिक से भी और जेनेटिक्स के अगले टॉपिक से भी। इसीलिए पेपर का लेवल ना सालों दर साल डिफरेंट होता चला जाता है। कुछ सालों में थ्योरेटिकल टॉपिक ज्यादा आते हैं, कुछ सालों में आपके न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, जो पेपर के डिफिकल्टी लेवल को आपका सेट करते हैं। तो आपका अगले साल का पेपर कैसा भी आए, चाहे डिफिकल्ट आए, चाहे इजी आए, चाहे न्यूमेरिकल बेस्ड आए, कंसेप्चुअल आए, थ्योरेटिकल आए, वी शुड बी रेडी फॉर एवरीथिंग। इसलिए हम हर चीज को प्लान करते हुए चलेंगे और अच्छे तरीके से पढ़ते हुए चलेंगे। यहां पर यह टॉपिक हाई वेटेज टॉपिक है। कम से कम 8 नंबर का काम यहां से देखने को मिल सकता है, 4 से 8 नंबर। अब हमारी किस्मत खराब हुई तो 4 नंबर का काम ही आएगा, एक क्वेश्चन तो गारंटीड है। लेकिन पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे तो पैटर्न ये कहता है कि 8 नंबर का काम आज के लेक्चर से आपका बन रहा होगा। एंड ये है भी आसान, लगेगा मैथमेटिकल, लगेगा थोड़ा टिपिकल, पर है नहीं। एक बार समझ में आ गया, जिंदगी भर दिमाग में चीजें सेट रहेंगी, एकदम गारंटीड। ये बात मैं बता रहा हूं। जेनेटिक्स को बहुत आराम आराम से, प्यार प्यार से समझ के पढ़ना होता है। एक बार जब आप समझ जाते हो तो ये चीजें आपका साथ कभी नहीं छोड़ती। इसीलिए कंसेप्चुअल टॉपिक्स मजेदार होते हैं। इसीलिए जेनेटिक्स टफ तो है लेकिन मजेदार भी है। तो जो समझने की फितरत के साथ आया होगा, जो अच्छे से अंडरस्टैंडिंग प्रोस्पेक्ट्स लेकर आया होगा, वो इस लेक्चर से काफी कुछ निकाल ले जाएगा। और रटने के लिए बैठे हो तो ये रटने वाला लेक्चर है ही नहीं। लेकिन आई स्टार्ट फ्रॉम एन एब्सोल्यूट स्क्रैच। इसीलिए मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने सिर्फ बेसिक्स ऑफ जेनेटिक्स के बारे में चर्चा की थी कि आपका जब मैं पहला ढंग का लेक्चर शुरू करूं उससे पहले आपके फंडामेंटल्स एकदम क्लियर हो चुके हों। जीनोटाइप फिनोटाइप आपको पता हो, जीन अलील आपको पता हो, जीन क्या करता है वो आपको पता हो, कैरेक्टर्स ट्रेट्स के बारे में आपको पता हो, डोमिनेंट रिसेसिव के बारे में आपको पता हो, होमोजाइगस हेटेरोजाइगस के बारे में आपको पता हो, सिलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में आपको पता हो, इनहेरिटेंस वेरिएशन हेरिडिटी के बारे में आपको पता हो। ये सारी चीजें आई होप आपको क्रैक हो गई होंगी, क्योंकि पिछले लेक्चर में बहुत आराम आराम से एक एक वर्ड पे फोकस करके आपको सारी चीजें समझाई गई थी। नाउ इट्स टाइम टू इंप्लीकेट दोज टर्म्स इन रियल वर्ल्ड ऑफ जेनेटिक्स। असलियत में जेनेटिक्स क्या होती है ये आप आज पढ़ने वाले हो। मजा बहुत आएगा, बने रहना भाई। सेशन में बहुत ताबड़तोड़ सेशन होने वाला है एंड क्वेश्चंस कई सारे सॉल्व करेंगे। तो जब भी कोई न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए, थ्योरेटिकल है मार्क करो, आगे बढ़ जाओ। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, स्क्रीन को पॉज करो, एक बार खुद से सॉल्व करके देखो और फिर मेरा सोल्यूशन देखो कि आपके सोल्यूशन निकालने के अप्रोच में मेरे सोल्यूशन निकालने के अप्रोच में क्या फर्क है। और जल्दी करना सीखो, मेरे अप्रोच को फिर फॉलो करना। खुद से निकाल पा रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर टाइम बचा सकते हो मेरे वाले अप्रोच को यूज करके तो मेरे वाले अप्रोच को यूज कर लेना, ठीक है। आओ मेरे भाई, लेट्स अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नाम के अंदर घुस जाओ मेरे भाई, खोपड़ी पे नारियल का तेल लगा के। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, ऐसा क्रॉस आप करा रहे हैं मेल फीमेल मटर का, जहां आप एक कैरेक्टर को कंसिडरेशन में ले रहे हैं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस यानी आप हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं, आप हाइब्रिड बना रहे हैं, अपने मनपसंद का पॉलन सिलेक्ट कर रहे हैं, अपने मनपसंद की फीमेल सिलेक्ट कर रहे हैं। यू आर क्रिएटिंग हाइब्रिड, जहां आप एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। सर ये क्या बात हुई मेरे भाई? समझ के देखिए, आपने यहां पर 2 मटरें ली हैं। दिस इज मेल मटर, दिस इज फीमेल मटर। अब आपको पता है मेंडल साहब ने मेल मटर फीमेल मटर जो है इनकी प्योर लाइंस पहले बनाई थी। समझ लीजिए, यहां मैं बात कर रहा हूं आपके सीड के कलर की। मैं कह रहा हूं यहां पे सीड का कलर जो है इन्होंने डोमिनेंट लिया है मेल में प्योर येलो, प्योर येलो। यहां भी लिया है प्योर येलो, तो बच्चे कैसे बनेंगे? प्योर येलो ही बनेंगे, इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, छोटा वाई आने का चांस है ही नहीं कहीं से। समझ लीजिए, आपके सीड की शेप की बात हो रही है, सीड की शेप की बात हो रही है, तो सीड की शेप कैसी हो गई भैया? राउंड हो गई, डोमिनेंट राउंड हो गई। ये प्योर राउंड, ये प्योर राउंड। बच्चे भी कैसे बनेंगे? प्योर राउंड सीड वाले बनेंगे। रिंकल्ड सीड होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि स्मॉल आर नाम की कोई चीज ही नहीं है दोनों के दोनों पेरेंट के अंदर, तो बच्चे में कैसे जाएगी? सर ये बात भी समझ में आ गई। तीसरा, अगर आप बात करते हैं पॉड के कलर की, तो पॉड का कलर मेरे भाई डोमिनेटिंग कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो प्योर ग्रीन यहां ले लिया, प्योर ग्रीन यहां ले लिया। बच्चे में भी प्योर ग्रीन येलो बनने का कोई चांस नहीं है, छोटे जी नाम की हमारे पास कोई चीज नहीं। फिर आप अगर पॉड की शेप देख लो,
अगर आप पॉड की शेप देख लो तो ये फूली फूली भी हो सकती है, यानी इन्फ्लेटेड भी हो सकती है, एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड भी हो सकती है। मैंने डोमिनेंट यानी इन्फ्लेटेड ले ली, बच्चों में भी फलियां इन्फ्लेटेड, कॉन्स्ट्रिक्टेड आने का कोई चांस ही नहीं। इसके अलावा मेरे भाई हमने फ्लावर का कलर ले लिया, हम लोगों ने क्या ले लिया, फ्लावर का कलर ले लिया, और फ्लावर के कलर में हम लोगों ने ले लिया भैया वॉयलेट 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 वॉयलेट। बच्चों में भी वॉयलेट फ्लावर बनेंगे, व्हाइट आने का कोई चांस नहीं है, छोटे वी नाम की हमने कोई चीज ली ही नहीं। एंड मेरे भाई यहां पर हमने क्या ले लिया, यहां पर हमने छठा कैरेक्टर जो ले लिया, ये ले लिया हमने फ्लावर की पोजीशन। फ्लावर की पोजीशन कौन सी है जी, फ्लावर की पोजीशन है आपकी एक्सियल, फ्लावर की पोजीशन है आपकी एक्सियल, बच्चों में भी आएगी एक्सियल, टर्मिनल नाम का कुछ भी नहीं आने वाला, छोटा ए हमारे पास है ही नहीं। बट वेन आई टुक स्टेम हाइट इनटू कंसिडरेशन, मैं जब स्टेम हाइट की बात कर रहा हूं तो स्टेम हाइट में मैंने क्या ले लिया है मेरे भाई, स्टेम हाइट में मैंने एक मटर में ले लिया है प्योर टॉल, एक मटर में ले लिया है प्योर ड्वार्फ। यहां पर बच्चे किस टाइप के बनेंगे, ये मेरा सवाल है, ये मेरा जनता से सवाल है कि यहां पर किस प्रकार के बच्चे बनेंगे, क्योंकि बच्चे टॉल भी बन सकते हैं, ड्वार्फ भी बन सकते हैं। अगर 100 मटरें पैदा हो रही हैं तो उनमें से कितनी टॉल निकली कितनी ड्वार्फ निकली, ये मैं कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, क्योंकि यहां तो बच्चे सेम सेम बनेंगे। यहां कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल वाई, यहां कैपिटल वाई ही आएगा, स्मॉल वाई नहीं आ सकता। तो मुझे पहले से पता है बच्चे कैसे बनेंगे, आपके येलो सीड वाले बनेंगे, आपका राउंड सीड शेप वाले बनेंगे, ग्रीन इनका पॉड कलर होगा, इन्फ्लेटेड इनकी पॉड होगी, वॉयलेट इनका फूल होगा, एक्सियल इनकी फूल की पोजीशन होगी। पर यह मैं नहीं कह सकता कि सारे बच्चे टॉल होंगे या सारे बच्चे ड्वार्फ होंगे, ये मुझे पैटर्न देख के ही समझना पड़ेगा। तो मैंने यहां पर जो दो मटरे ली हैं मेल एंड फीमेल, यहां पर 6 कैरेक्टर एकदम सेम टू सेम रखे हैं इन दोनों के, कि बच्चे मुझे पहले से पता हो कि कैसे बनेंगे, कोई कंफ्यूजन उसमें है ही नहीं। मुझे बस ये काउंट करना है कि कितने बच्चे टॉल बनेंगे, यहां कितने बच्चे ड्वार्फ बनेंगे, ये मुझे काउंट करना है। सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को मैं पढ़ रहा हूं, दिस इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। सिर्फ एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को मैं पढ़ रहा हूं, बाकी 6 के 6 कैरेक्टर मैंने सेम रखे हैं दोनों के दोनों पेरेंट्स के अंदर। तो उनमें बच्चे कैसे बनेंगे मैं पहले से जानता हूं, मुझे कोई पैटर्न देखने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि यहां सिर्फ कैपिटल वाई है, स्मॉल वाई आ ही नहीं सकता बच्चे में। यहां सिर्फ कैपिटल आर है, स्मॉल आर आ ही नहीं सकता। सिर्फ कैपिटल जी है, स्मॉल जी आ ही नहीं सकता। सिर्फ कैपिटल आई है, स्मॉल आई आ ही नहीं सकता। तो यहां तो सारी चीजें मुझे पता है कैसी होंगी, कैसे काम कर रही है इनहेरिटेंस, मैं पहले से जानता हूं। यहां मैंने जानबूझ के प्योर लाइन, एक तरफ प्योर डोमिनेंट ली है, एक तरफ प्योर रिसेसिव। मुझे देखना है कि मेरे भाई कितने बच्चे टॉल बने, कितने बच्चे ड्वार्फ बने। सिर्फ एक ही कैरेक्टर के पैटर्न को मैं देख रहा हूं, ये सारे तो सेम है ही 6 के 6। मेरा ध्यान अब बच्चों की सिर्फ हाइट पे जाएगा। सब में ही आपके येलो कलर के सीड है, सभी के राउंड सीड है, सभी का ग्रीन पॉड है, सभी का इन्फ्लेटेड पॉड है, सभी के वॉयलेट फूल है, सभी के एक्सियल फूल है। बस मुझे एक फर्क दिखाई दे रहा है सारी मटरों में, कुछ छोटी हैं कुछ बड़ी हैं। मुझे एग्जैक्टली देखना है कि कितनी छोटी बनी कितनी बड़ी बनी, यानी मैं सिर्फ एक ही कैरेक्टर की स्टडी कर रहा हूं। यहां पर उसके इनहेरिटेंस को मैं देख रहा हूं कि जब माँ बाप प्योर टॉल प्योर ड्वार्फ थे तो कितने बच्चे टॉल बने कितने बच्चे ड्वार्फ बने, ये मुझे जानना है। एक कैरेक्टर को ही मैं यहां पर उसके पैटर्न को देख रहा हूं, उसके इनहेरिटेंस की स्टडी कर रहा हूं, दैट इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर मैं 5 कैरेक्टर्स एकदम सेम रखूं और यहां मैं ले लूं कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल टी स्मॉल टी, तो मैं ये देखूंगा कि बच्चे जो आए उनमें से कितने टॉल थे, कितने ड्वार्फ थे, कितनों में एक्सियल फूल थे, कितनों में टर्मिनल फूल थे। इसे मैं कह दूंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि मैं अब 2 कैरेक्टर्स की स्टडी कर रहा हूं। मोनो हाइब्रिड क्रॉस में मैं सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहा हूं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मोनो हाइब्रिड। नाम अपने आप में काफी कुछ बताता है मेरे भाई, चीख चीख चिल्ला चिल्ला के बहुत कुछ आपको बता रहा होता है, यही आपको सीखना होता है। तो यहां पे आप इनहेरिटेंस देखते हैं सिर्फ एक कैरेक्टर का, इसीलिए इसे मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहा। यानी कि 6 जो कैरेक्टर्स है आपके, ये एकदम सेम रहेंगे ऑन बोथ द पेरेंट्स, लेकिन सिर्फ एक कैरेक्टर जो है ये आपका डिफर कर जाएगा। इसी का हमें इनहेरिटेंस पैटर्न देखना है कि हमने एक पेरेंट जब टॉल लिया एक ड्वार्फ लिया, तो मेरे भाई कितने बच्चे टॉल बने कितने बच्चे आपके ड्वार्फ बने। अब समझ लीजिए यहां पर ये पेरेंट है, ये पेरेंट है मेरे भाई, है ना। हर ऑर्गेनिज्म में, मटर की अगर आप बात करें तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होंगे, हमारे अंदर भी 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। मम्मी से 23 क्रोमोसोम आए, पापा से 23 क्रोमोसोम आए। यहां मटर में भी आपके 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। यहां समझ लीजिए कैपिटल टी है कैपिटल टी है, ये वाला पेरेंट है आपका होमोजाइगस डोमिनेंट, कैपिटल टी कैपिटल टी। जब ये गैमीट बनाएगा तो कैपिटल टी अलग अलग गैमीट में चले जाएंगे, एक ही लिख लो यहां कैपिटल टी, तो भी काम चल जाएगा। सिमिलरली ये स्मॉल टी है ये वाला पेरेंट, इसमें भी जब गैमीट बनेंगे स्मॉल टी सेपरेट हो जाएंगे, हर गैमीट में एक स्मॉल टी आ जाएगा, ये भी ठीक है। तो जब गैमीट बनेंगे तो ये जो कैपिटल टी वाला है, कैपिटल टी वाला है, ये गैमीट कौन से बनाएगा, कैपिटल टी। स्मॉल टी वाला क्या बनाएगा, स्मॉल टी। ये गैमीट आया कैपिटल टी, ये गैमीट आया स्मॉल टी, इन दोनों का मिलन हो गया, बच्चा बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इसे हमने कहा
प्रोजनी यानी बच्चा, ऑफस्प्रिंग यानी बच्चा, F1 जनरेशन पेरेंट के बाद, P के बाद जो पहली जनरेशन आई इसे हमने कहा F1 जनरेशन या फिलियल वन जनरेशन, इसे हम कहते हैं F1 जनरेशन या फिलियल वन जनरेशन, जिसमें सारे के सारे बच्चे ही कैसे निकले, लंबे खंबे निकले, क्योंकि यहां पर कैपिटल T की मर्जी चलेगी, स्मॉल t की मर्जी नहीं चलेगी। कैपिटल T डोमिनेंट होता है स्मॉल t के ऊपर, तो यहां आपका हेट्रोजाइगस टॉल बच्चा देखने को मिला। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुजी। यानी F1 में जितने भी बच्चे थे सारे के सारे आपके टॉल निकले, यानी एक ही पेरेंट जैसे थे। ये प्योर टॉल था, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, लेकिन सारे बच्चे एक ही पेरेंट पे गए, सारे बच्चे टॉल निकले, एक भी ड्वार्फ नहीं निकला। फिर हमने क्या किया, अब मटर तो बाइसेक्सुअल होता है, तो ये जो आपका प्लांट बना मटर का कैपिटल टी स्मॉल टी वाला, इसी का पॉलन लेकर के इसी की स्टिग्मा के ऊपर हमने छिड़क दिया, इसे हम कहते हैं सेल्फिंग, सेल्फ पॉलिनेशन हमने करा दी। तो यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी जो है इसके गैमेट क्या बनेंगे भैया, कैपिटल टी स्मॉल टी इसके गैमेट क्या बनेंगे, एक क्रोमोसोम इसके कैपिटल टी है, एक पे स्मॉल टी है, दोनों सेपरेट हो जाएंगे, दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। जैसे यहां दोनों पे ही कैपिटल टी था, गैमेट में सिर्फ कैपिटल टी आया, दोनों में स्मॉल टी था, गैमेट में सिर्फ स्मॉल टी आया। या कैपिटल टी स्मॉल टी है तो एक गैमेट में कैपिटल टी जाएगा, एक गैमेट में स्मॉल टी जाएगा, तो दो अलग अलग प्रकार के गैमेट आपको देखने को मिलेंगे। यहां अगर आप देखें तो मेल भी आपका कैपिटल टी स्मॉल टी लिया हमने, फीमेल भी कैपिटल टी स्मॉल टी लिया, तभी इसको सेल्फिंग कहा हमने। अब जो गैमेट बने यहां पर कैपिटल टी एक गैमेट में चला गया, स्मॉल टी दूसरे में चला गया, कैपिटल टी एक में चला गया, स्मॉल टी एक में चला गया। ये मेल वाला इस फीमेल वाले के साथ जुड़ सकता है, ये मेल वाला इस फीमेल वाले के साथ भी जुड़ सकता है, ये मेल वाला इस फीमेल के साथ जुड़ सकता है, ये मेल वाला इस फीमेल के साथ भी जुड़ सकता है। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, बात हमको समझ में आ गई है, बात हमको चमक गई है। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज, हम एक स्क्वायर का, एक डब्बे का इस्तेमाल करते हैं टू मेक ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस इन जेनेटिक्स। इस डब्बे का नाम, इस चमत्कारी डब्बे का नाम क्या है, पुनेट स्क्वायर। एक ब्रिटिश जेनेटिसिस्ट थे जिनका नाम था रेजिनाल्ड सी पुनेट, आर सी पुनेट। इन पुनेट साहब ने हमें एक स्क्वायर दिया, एक डब्बा दिया कि भैया मेल के जो भी गैमेट है इस साइड रख दो या इस साइड रख दो, फीमेल का जो भी गैमेट है इस साइड रख दो या इस साइड रख दो, कहीं भी रख सकते हो, कोई मेल फीमेल की स्पेसिफिकेशन नहीं है। यहां फीमेल रख दो, यहां मेल रख दो, यहां मेल रख दो, यहां फीमेल रख दो, आपकी मर्जी। गैमेट की कॉम्बिनेशन कैसे बनाओगे, यहां से आया कैपिटल टी, यहां से भी आया कैपिटल टी, इस डब्बे में बना कैपिटल टी कैपिटल टी, यहां से आया कैपिटल टी, यहां से आया स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आया कैपिटल टी, यहां से बना स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी, यहां से स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। कॉम्बिनेशन बनाना और उनको स्टडी करना आसान हो गया। तो यहां अगर आप देखें, ये कैपिटल टी इस कैपिटल टी से भी जुड़ सकता है, कैपिटल टी, ये कैपिटल टी स्मॉल टी से भी जुड़ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी इस कैपिटल टी से भी जुड़ सकता है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये स्मॉल टी से भी जुड़ सकता है, स्मॉल टी स्मॉल टी। यानी अब जो चार बच्चे बने इसमें से एक था प्योर टॉल, दो थे आपके हेट्रोजाइगस टॉल, और एक था आपका ड्वार्फ जो कि प्योर ही होगा, स्मॉल टी केस में ही आपका ड्वार्फ बनता है। एक भी कैपिटल टी आ गया तो टॉल हो जाएगा, स्मॉल टी केस में ही ड्वार्फ बनता है, तो ये तो प्योर ही रहेगा। अब कोई हमें पूछे भैया फिनोटाइप बता दो इस केस में, फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस देख के बताओ कितने लंबे कितने छोटे। मेरे भाई तीन बने लंबे, एक प्योर लंबू, दो आपके हेट्रोजाइगस लंबू, लेकिन फिनोटाइप पूछा है तो तीनों एक जैसे दिखाई देंगे, तीनों टॉल दिखाई देंगे, तो तीन है टॉल, एक है आपका ड्वार्फ, तीन है टॉल, एक है आपका ड्वार्फ। एंड जीनोटाइप अगर आप देखो तो कैपिटल टी आपका एक हो गया, स्मॉल टी आपका एक हो गया, एंड कैपिटल टी स्मॉल टी आपके दो हो गए, तो फिनोटिपिक रेशियो हुआ 3:1, तीन लंबे एक छोटा। और जीनोटिपिक रेशियो देखोगे तो कैपिटल टी एक है, कैपिटल टी स्मॉल टी आपके दो हैं, और स्मॉल टी आपका एक है, 1:2:1 आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है, बात हमें समझ में आ गई, एकदम आसानी से बात हमें समझ में आ गई है। तो चार में से एक बच्चा बना प्योर टॉल, दो बने हेट्रोजाइगस टॉल, एक बना प्योर ड्वार्फ। तो F2 जनरेशन में आपने एक चीज देखी, F1 जनरेशन में सारे के सारे बच्चे आपके टॉल बने थे, F2 जनरेशन में ड्वार्फ वापस आ गया, और कोई भी मीडियम साइज का बच्चा नहीं बना। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर साथ में तो मीडियम साइज का बच्चा बनेगा। इसका मतलब ये जो कैरेक्टर्स हैं ये ब्लेंड नहीं होते, देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो मिक्सिंग। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी भी अपना रोल दिखा रहा है, स्मॉल टी भी अपना रोल दिखा रहा है और बच्चा मीडियम साइज का हो गया। देयर इज नो ब्लेंडिंग, देयर इज नो मिक्सिंग। ये जो स्मॉल टी है इसने अपना ऑरा खोया नहीं है अभी, ये किसी और स्मॉल टी के साथ जुड़ेगा तो छोटा बच्चा बना देगा, आराम से बना देगा। स्मॉल टी के साथ जब जुड़ा तो दोबारा छुटकू वापस आ गया ना, यानी स्मॉल टी ने अपना अभी जो है पावर खोया नहीं है। कैपिटल टी जहां भी जा रहा है प्लांट को लंबा कर दे रहा है, इसने अपना पावर खोया नहीं है। तो जब कैपिटल टी दोनों ही कैपिटल टी हैं तो बच्चा लंबा ही होगा, जब दोनों ही स्मॉल टी हैं तो बच्चा छोटा ही होगा, कोई और कॉम्बिनेशन है ही नहीं हमारे पास।
लेकिन जब कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों हमारे साथ हैं, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल टी अपने आप को एक्सप्रेस कर देता है। ये जो छोटा टी है, आप अपने पापा के आगे जबान नहीं लड़ा पाते, तो मेरे भाई पिताजी पिताजी ही है। यहां पर कैपिटल टी जो है स्मॉल टी के सामने एक्सप्रेस कर जाएगा, स्मॉल टी नहीं कर पाएगा। दिस इज डोमिनेंस, राइट? सो कैपिटल टी इज डोमिनेंट एंड स्मॉल टी इज रिसेसिव। इट इज रिसेसिव इन नेचर। ठीक है जी, बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। तो यहां पर अगर आप F2 जनरेशन में देखें तो रिसेसिव वाला भी वापस आ गया। इसका मतलब कोई ब्लेंडिंग या कोई मिक्सिंग नहीं होती आपकी। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ पाए जा रहे हैं तो आपके प्लांट की हाइट मीडियम हो गई। जैसे अगर टॉल आप देखो मटर तो 6 से 7 फीट की होती है, चाहे प्योर टॉल हो चाहे हेटेरोजाइगस टॉल हो, दोनों का फिनोटाइप तो सेम ही होगा, दिखेंगे तो एक जैसे। और ड्वार्फ है इसकी आधे से 1 फीट की हाइट होती है, तो मेरे भाई ये आपका काफी छोटा दिखाई देगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मोनोहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल साहब ने 2 रूल्स दिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो था 3:1, जीनोटिपिक रेशियो था 1:2:1। इस मोनोहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट्स के बेसिस पे मेंडल साहब ने 2 रूल्स दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ नंबर 1, लॉ नंबर 2। सर 3 लॉ सुने थे हमने तो, यस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी आपका मेंडल साहब ने दिया था, लेकिन वो किस बेसिस पे दिया था? डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया था। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मेंडल साहब ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे क्या दिए? लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे क्या दिए? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया। ऑलराइट, यहां देखिए बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस हो चुका है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। नाम से ही चीजें डिकोड हो जानी चाहिए, समझ में आ जानी चाहिए, बहुत आराम से, बहुत प्यार से सुनना। नाम क्या है? बैक क्रॉस। बैक क्रॉस मतलब जो बच्चा बना है इसका किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस, चाहे मेल के साथ फीमेल के साथ, किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस, इट इज बैक क्रॉस। कोई स्पेसिफिकेशन नहीं, किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो। जैसे यहां पर देखिए, यहां देखिए, ये आपका कैपिटल टी पेरेंट है, ये स्मॉल टी पेरेंट है। ये बच्चा बना कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी स्मॉल टी का मैं इस पेरेंट के साथ भी क्रॉस करा दूं, कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस्ड विद कैपिटल टी, दिस इज ऑल्सो बैक क्रॉस। बैक जनरेशन में जाके पेरेंट के साथ क्रॉस हो रहा है। एंड इस कैपिटल टी स्मॉल टी का इसके साथ भी अगर मैं क्रॉस करा दूं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बैक क्रॉस। यहां भी आप पिछली जनरेशन में जाके पेरेंट के साथ क्रॉस कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो बैक क्रॉस। यानी जब भी कोई प्रोजेनी पीछे जनरेशन में जाकर के पेरेंट जनरेशन में जाकर के क्रॉस करेगी, इसे बैक क्रॉस कह देंगे। यानी मेरे भाई यहां पर किसी भी पेरेंट के साथ अगर आप क्रॉस करें बैक जनरेशन के साथ, इसे बैक क्रॉस कहेंगे। जैसे ये पेरेंट है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, बच्चा बना कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये कैपिटल टी स्मॉल टी है, चाहे इसका इस पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो कैपिटल टी के साथ, चाहे इस पेरेंट के साथ क्रॉस करा दो स्मॉल टी के साथ, दोनों को बैक क्रॉस कहेंगे। टेस्ट क्रॉस क्या है? हम लोगों ने पहले भी डिस्कशन करी थी कि हम जीनोटाइप कैसे पता लगाते हैं। मैंने आपको बताया कैपिटल टी भी टॉल होता है मटर, कैपिटल टी स्मॉल टी भी टॉल होता है। तो दोनों दिखने में तो टॉल है। मेरे सामने 2 मटर रख दो, दोनों 6 से 7 फीट की हैं। मैं बता ही नहीं सकता कौन सा कैपिटल टी वाला टॉल है, कौन सा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला टॉल है। मुझे अगर पता लगाना है तो मुझे टेस्ट करना होगा, मुझे टेस्ट क्रॉस करना होगा। यानी कोई अननोन डोमिनेंट अगर आपका मटर है, कोई मटर छोटा दिखाई दे रहा है, वो तो पक्का स्मॉल टी है, उसमें तो खेल खत्म हो ही गया। कोई बड़ा दिख रहा है मटर, तो वो कैपिटल टी वाला बड़ा है या कैपिटल टी स्मॉल टी वाला बड़ा है, ये मुझे कैसे पता लगेगा? ये मुझे पता लगेगा मेरे भाई रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करा करके। यहां एक कंडीशन है, कोई भी पेरेंट नहीं उठा सकते, वो पेरेंट सिर्फ रिसेसिव होना चाहिए, स्मॉल टी होना चाहिए, तब मुझे पता लगेगा। कैसे? समझ लीजिए मेरे पास एक अननोन आपका प्लांट है, ये लंबा दिख रहा है, अब मुझे पता नहीं है प्योर लंबा है या हेटेरोजाइगस लंबा है, मुझे नहीं पता, ये मुझे अभी भी नहीं पता है। लेकिन मैं इसको क्रॉस करा रहा हूं रिसेसिव पेरेंट के साथ, स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी के साथ, मैं इसे क्रॉस करा रहा हूं। अब मेरी बात को गौर से सुना, अगर ये प्लांट कैपिटल टी हुआ तो बच्चे कैसे होंगे पैदा? आपका कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, चारों बच्चे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी चारों बच्चे टॉल होंगे। समझ लीजिए मैंने इस अननोन मटर का क्रॉस ड्वार्फ मटर के साथ कराया, और सारे के सारे बच्चे 100 आउट ऑफ 100 बच्चे अगर आपके 100% बच्चे अगर आपके टॉल हैं, इसका मतलब अननोन पेरेंट पक्का कैपिटल टी है, होमोजाइगस है, तभी ये हो सकता है।
क्यों? क्योंकि अगर ये मटर कैपिटल टी स्मॉल टी होता, कैपिटल टी स्मॉल टी होता, तो यह कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनता, कैपिटल टी स्मॉल टी टॉल बनता, या स्मॉल टी ड्वार्फ बनता, स्मॉल टी ड्वार्फ बनता। यानी 4 में से 2 बच्चे ड्वार्फ होते, 2 टॉल होते, यानी 50% बच्चे टॉल होते या 50% आपके ड्वार्फ होते, कुछ भी कह सकते हो। यानी यहां पर अगर टॉल और ड्वार्फ का रेशियो देखो तो 2 टॉल हैं, 2 ड्वार्फ हैं, रेशियो निकालोगे 1:1 आ जाएगा, 1:1 आ जाएगा। इसका मतलब यहां पर आपका पेरेंट जो है, ये जो अननोन वाला है, इसके पास भी क्या है, स्मॉल टी है, तभी स्मॉल टी कंबाइन होकर ड्वार्फ बना रहे हैं, तभी स्मॉल टी कंबाइन होकर ड्वार्फ बना रहे हैं। तो अगर सारे ही बच्चे टॉल बने, इसका मतलब ये जो अननोन प्लांट था कैपिटल टी है, और आधे टॉल और आधे ड्वार्फ बने, इसका मतलब ये वाला जो अननोन प्लांट था ये कैपिटल टी स्मॉल टी। ये आपने देखा। इस केस में एक स्पेशल चीज है मेरे भाई, टेस्ट क्रॉस में एक स्पेशल चीज है, यहां पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो सेम होता है। यहां फिनोटिपिक रेशियो निकाल के देखो, यहां फिनोटिपिक रेशियो निकाल के देखो। फिनोटिपिक रेशियो अगर आप निकालोगे तो कुछ प्लांट आपको टॉल मिलेंगे, कुछ आपको ड्वार्फ मिलेंगे। टॉल कितने मिले? 2, ड्वार्फ कितने मिले? 2, रेशियो क्या आ गया? 1:1। अगर आप जीनोटिपिक की बात करेंगे, अगर आप जीनोटिपिक की बात करेंगे तो जीनोटिपिक रेशियो क्या आया? जीनोटिपिक रेशियो आया कैपिटल टी कितने हैं? कैपिटल टी स्मॉल टी कितने हैं? कैपिटल टी 2, स्मॉल टी वाले आपके 2, यानी रेशियो 1:1 आया। यानी फिनोटिपिक रेशियो भी 1:1, जीनोटिपिक रेशियो भी 1:1। आपका ओवरऑल यहां पर क्या हो गया? फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बराबर हो गया। गुरुजी बराबर हो गया। ये इसकी खास बात है, चमत्कारी बात है। कोई आपसे पूछे फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बराबर कहां होता है? सर टेस्ट क्रॉस में होता है। और टेस्ट क्रॉस में भी कब? जब आपका पेरेंट जो है ये आपका एक तो रिसेसिव होगा ही, टेस्ट क्रॉस में लेना ही कंपलसरी है, दूसरा वाला जो पेरेंट है ये हेट्रोजाइगस हो तब। यहां तो सारे ही आपके टॉल बने हैं, यहां तो कोई रेशियो है ही नहीं, 100% सारे एक जैसे। यहां जब आपका अननोन प्लांट हेट्रोजाइगस है, एक पेरेंट एकदम रिसेसिव, दूसरा जब आपका हेट्रोजाइगस है, तब ये केस बनेगा 1:1। तो फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बराबर कब होगा? इस केस में टेस्ट क्रॉस में, जब पेरेंट आपका एक तो रिसेसिव होगा ही, दूसरा हेट्रोजाइगस हो तब। बहुत सिंपल केस है। बैक क्रॉस किसी भी पेरेंट के साथ क्रॉस करा दिया, टेस्ट क्रॉस टेस्ट करने के लिए कि जो आपका डोमिनेंट प्लांट है ये होमोजाइगस डोमिनेंट है या हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है, टेस्ट करने के लिए स्पेसिफिकली। ये आपने देखा, करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, बात समझ में आ गई है। नाउ जैसा मैंने बताया कि मेंडल साहब ने अपने मोनोहाइब्रिड क्रॉस से हमें 2 रूल्स दिए, 2 लॉज दिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो मेंडल साहब ने क्या किया? 2 रूल्स हमको दिए, 2 लॉज हमको दिए मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस जिसे फर्स्ट लॉ हमने कहा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसे सेकंड लॉ हमने कहा। इनके नाम से इनकी डेफिनेशन निकालिए, बाद में फिर इनको और डिटेल में आपको समझाता हूं। लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर कैपिटल टी केस है तो प्लांट टॉल बना, क्योंकि दोनों ही कैपिटल टी है, कोई लड़ाई झगड़ा है ही नहीं, दोनों ही कह रहे हैं प्लांट को टॉल होना चाहिए। जब स्मॉल टी साथ है तो प्लांट डॉर्फ बना, कोई झगड़ा नहीं है, अगेन दोनों ही स्मॉल टी है, दोनों ही कह रहे हैं प्लांट को छोटा होना चाहिए, प्लांट छोटा हो गया। जब कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ हैं तो कैपिटल टी कहता है प्लांट को टॉल हो जाना चाहिए, और प्लांट टॉल ही होता है, यानी इसकी मर्जी चल रही है, अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, ये डोमिनेटिंग है। स्मॉल टी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ये डोमिनेटिंग नहीं है, दिस इज रिसेसिव। डोमिनेंट और रिसेसिव, ये आपकी कॉम्बिनेशन यहां पर बनती है। तो 2 डिफरेंट अलील्स जब साथ पाए जाते हैं, हेट्रोजाइगस जब कंडीशन होती है, तो एक अपने आप को डोमिनेट करता है, दूसरा वाला रिसेसिव रह जाता है, एक दूसरे पे डोमिनेंस दिखा रहा है। इसे लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं, जो हेट्रोजाइगस कंडीशन में देखने को मिलती है। क्यों होती है डोमिनेंस? क्यों स्मॉल टी की आवाज को दबाया गया और कैपिटल टी ने क्यों अपने आप को एक्सप्रेस कर दिया, यह समझने की कोशिश करेंगे कुछ चंद पलों के बाद। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होना यानी बिछड़ना, अलग अलग हो जाना। तो जिस टाइम पर आपके गैमीट बन रहे होंगे तो अलील्स जो हैं एक जीन के, क्या ये सेपरेट हो जाएंगे? मेरे भाई जिस टाइम पर गैमीट बन रहे होंगे, यहां पर मेरे पास अगर 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो ये दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम क्या सेपरेट होंगे? बिल्कुल होंगे। तो यहां अगर कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है, तो क्या ये अलील भी सेपरेट हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। तो क्रोमोसोम्स जो हैं ये भी सेपरेट होते हैं, और इन क्रोमोसोम्स पर पाए जा रहे जो अलील हैं ये भी तो सेपरेट हो जाएंगे। सो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन ये क्रोमोसोम्स भी सेपरेट होते हैं, तो इनमें पाए जाने वाले अलील्स भी सेपरेट या सेग्रीगेट हो रहे होते हैं। जैसे एक गैमीट में आपका एक क्रोमोसोम जाए, उसमें अलील जो है वो चला जाए, यहां पे ये वाला क्रोमोसोम चला जाएगा, इस वाला अलील चला जाएगा। यानी किसी गैमीट में या तो बस कैपिटल टी होगा या बस स्मॉल टी होगा, कुछ और नहीं।
ये दोनों सेपरेट होके रहेंगे। दिस इज अ मस्ट, दिस इज अ मस्ट। यस, बिल्कुल सही बात है गुरुजी। अब इसी चीज को थोड़ा डिटेल में देखो, लॉ ऑफ डोमिनेंस को थोड़ा गहराई में समझाता हूं, आराम से देखना। सबसे पहले मेंडल साहब ने क्या कहा कि आपके शरीर में, आपके सेल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, दे आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स। मैंने आपको बताया था कि जिसे आज हम जीन कहते हैं, डीएनए का वो टुकड़ा जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, आगे चल के आरएनए और प्रोटीन बनाता है, जिसे आज हम जीन कहते हैं, मेंडल साहब ने उसे फैक्टर कहा। तो मेंडल साहब ने कहा हमारे सेल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, जितने भी प्रोटीन्स बन रहे हैं, वो डिस्क्रीट यूनिट्स यानी फैक्टर्स बनाती हैं, यानी डिफरेंट जीन्स बनाते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स बना रहे होते हैं, है ना। एक जीन है लेट से आपका इंसुलिन का, तो उसका काम क्या है, इंसुलिन प्रोटीन बनाना। एक जीन है लेट से आपका हेक्सोकाइनेज का, तो उसका काम क्या है, हेक्सोकाइनेज प्रोटीन बनाना। तो मेरे सेल में हेक्सोकाइनेज प्रोटीन बन रहा है, दिस इज माय कैरेक्टर। और वो प्रोटीन बना किस वजह से, हेक्सोकाइनेज के जीन की वजह से, हेक्सोकाइनेज के फैक्टर की वजह से। तो हेक्सोकाइनेज का फैक्टर डिफरेंट है, वो हेक्सोकाइनेज प्रोटीन बनाता है, और आपका इंसुलिन का जीन डिफरेंट है, वो इंसुलिन का प्रोटीन बनाता है। अलग अलग फैक्टर्स, अलग अलग जो आपके जीन्स हैं, वो अलग अलग प्रोटीन बनाएंगे ना, सबका काम अलग अलग है, डिफरेंट है। तभी तो आपके सेल्स में हजारों जीन्स हैं, हजारों अलग अलग प्रोटीन बनते हैं। तो हर फैक्टर अपना अपना प्रोटीन बना रहा होगा, हर प्रोटीन के लिए डिफरेंट जीन होता है ना। तो जीन जब एक्सप्रेस करेगा, जो काम है उसका, जो प्रोटीन वो बनाना चाहता है वो बना लेगा, करेक्ट। इंसुलिन जीन इसीलिए आपको दिया गया है कि आप इंसुलिन प्रोटीन बना पाए। डीएनए पॉलीमरेज का जीन आपको इसलिए मिला है कि आप डीएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम बना पाए, वो प्रोटीन बना पाए। आरएनए पॉलीमरेज नाम का जीन आपको इसलिए मिला है कि आप आरएनए पॉलीमरेज नाम का एंजाइम या प्रोटीन बना पाए। हेक्सोकाइनेज का जीन इसीलिए मिला है कि आप हेक्सोकाइनेज नाम का प्रोटीन बना पाए। फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम का जीन इसीलिए मिला है कि आप फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज नाम का एंजाइम बना पाए। तो अलग अलग जीन्स के अलग अलग काम है, वो अपना काम कर रहे होंगे। तो हमारे सेल में कई काम होते हैं, कई कैरेक्टर्स हैं जो हम एक्सप्रेस करेंगे, कई प्रोटीन्स बनाएंगे। उन प्रोटीन्स को बनाने वाले डिफरेंट फैक्टर्स भी हमारे अंदर पाए जा रहे होंगे। ये फैक्टर्स पेयर में मिलते हैं, क्यों? क्योंकि हमारे पास क्रोमोसोम भी सेट में होते हैं। हमारे पास दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है। लेट्स से क्रोमोसोम नंबर 1 है, मम्मी से आया, ये पापा से आया। तो एक क्रोमोसोम नंबर 1 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 है, तभी इनका होमोलोगस पेयर बना है। ये क्रोमोसोम नंबर 2 है, ये भी क्रोमोसोम नंबर 2 है, तभी होमोलोगस पेयर बना है। तो यहां पे क्या है, आपके क्रोमोसोम्स है। यहां पे कैपिटल टी है, यहां स्मॉल टी है। पेयर हो गया ना अलील्स का। ये भी हाइट को कंट्रोल करेगा, ये भी हाइट को, बट ये कह रहा है कैपिटल टी, ये कह रहा है स्मॉल टी। अलील का पेयर बना हुआ है, जैसे क्रोमोसोम का पेयर बना हुआ है। जैसे क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 1, इनका पेयर बना हुआ है। तो इन अलील का भी कैपिटल टी का पेयर बन गया, स्मॉल टी का पेयर बन गया, कैपिटल टी स्मॉल टी का पेयर बन गया। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है गुरुदेव, बात समझ में आ गई। यस, सो फैक्टर्स आपके पेयर में पाए जाते हैं, क्योंकि होमोलोगस क्रोमोसोम भी पेयर में पाए जा रहे हैं। इन डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स, एक अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, डोमिनेटिंग कहलाएगा। दूसरा अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, रिसेसिव कहलाएगा। जैसे यहां कैपिटल टी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्लांट टॉल हो जाएगा। यहां स्मॉल टी है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, प्लांट डॉर्फ हो जाएगा। हेट्रोजाइगस कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों डिफरेंट हैं। यह अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा और प्लांट को बना देगा टॉल। यह अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा और प्लांट रह जाएगा टिंगा पिंगा सा, यानी ये ड्वार्फ बनाना चाहता था प्लांट को, लेकिन इसकी मर्जी चली नहीं, कैपिटल टी की मर्जी चली। तो कैपिटल टी ने ओवरऑल क्या कर दिया, प्लांट को टॉल कर दिया, लंबा खंबा कर दिया गुरुजी। सो कैपिटल टी इज टॉल, स्मॉल टी इज ड्वार्फ, कैपिटल टी स्मॉल टी इज अगेन टॉल बिकॉज ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ कैपिटल टी। स्मॉल टी कुछ नहीं कर पाया कैपिटल टी के आगे। यह है लॉ ऑफ डोमिनेंस। पर ऐसा हुआ क्यों सर, ऐसा हुआ क्यों? देखो मेरे भाई, यहां हमारे पास चॉइस नहीं है। आपके जीवन में एक ही चॉइस है, कैपिटल टी, प्लांट को टॉल होना पड़ा। यहां चॉइस नहीं है, स्मॉल टी है दोनों, प्लांट को डॉर्फ होना पड़ा। यहां पे चॉइस है, कैपिटल टी स्मॉल टी में से चुन सकते हो, चॉइस है तो बेहतर वाला चुनोगे ना, बेहतर वाला चुनोगे। तो यहां पर क्या होता है, देखो मेरे भाई, एक होता है नॉर्मल अलील, जैसे कैपिटल टी, जिसे हम वाइल्ड अलील भी कहते हैं या नॉन म्यूटेंट कहते हैं, जो ओरिजिनल है, वाइल्ड है, शुरू से था, नॉन म्यूटेंट है, कोई म्यूटेशन नहीं हुई है, ओरिजिनल है एकदम। तो ये अपना काम अच्छे तरीके से कर पाएगा। ये डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनाएगा, मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाएगा, और ये प्रोटीन जो है हमारी बॉडी में नॉर्मली काम करेगा, फंक्शनली काम करेगा, बढ़िया तरीके से नॉर्मल एंजाइम बनाएगा, गारंटीड काम करने वाला एंजाइम बनाएगा। तो इसमें तो हम सेफ है, 100% सेफ। डोमिनेंट केस में हम लोग 100% सेफ है। आपका स्मॉल टी कैसे बना, कैपिटल टी वाले जीन में म्यूटेशन के कारण बना, तो वो आपका ओरिजिनल नहीं है, इसे म्यूटेंट अलील कहते हैं या नॉन वाइल्ड कहते हैं। वाइल्ड जो शुरू से था
उसमें कोई म्यूटेशन नहीं हुई है। अगर उस जीन में म्यूटेशन हो जाए तो इसे म्यूटेंट या नॉन वाइल्ड कहेंगे। अब मेरे दोस्त यहां देखो म्यूटेशन हो गई, यहां पूरा नीला था, यहां म्यूटेशन हो गई, चेंज आ गया थोड़ा सा। डीएनए में चेंज आया तो आरएनए में भी ये चेंज आ जाएगा, और आरएनए में चेंज आया, आरएनए से ही प्रोटीन बनता है, प्रोटीन में भी ये चेंज आ जाएगा। अब मेरे भाई यहां 3 केसेस हैं, या तो ये चेंज बहुत ज्यादा बड़ा ना हो, बहुत ज्यादा नेगेटिव चेंज ना हो, तो हो सकता है नॉर्मल एंजाइम भी बन जाए, ठीक ठाक आपका काम कर ले, लेस एफिशिएंट हो थोड़ा बहुत, थोड़ा स्पीड इसकी कम हो, लेकिन काम कर ले रहा है, तो आपकी बॉडी में नॉर्मल केस में ही आपका काम करता रहेगा, डोमिनेंट की टक्कर का ही काम कर लेगा। थोड़ी स्पीड इसकी स्लो है, लेकिन हाँ काम निकाल देगा आपका, तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन अगर ये म्यूटेशन घातक है तो हो सकता है नॉन एफिशिएंट या नॉन फंक्शनल एंजाइम बने, आपकी बॉडी में कुछ कर ही नहीं पा रहा है एंजाइम का, या नो एंजाइम एट ऑल, हो सकता है एंजाइम बन ही ना पाए, इतनी म्यूटेशन हो गई कि आपका कुछ बन ही नहीं पाया। ये दोनों केसेस तो घातक है ना। आपके सेल में अगर नॉन फंक्शनल एंजाइम है, बन गया, किसी काम का नहीं है, क्या फायदा, रिएक्शन तो रुकी गई, एंजाइम कुछ कर ही नहीं पा रहा है, या कोई एंजाइम बना ही नहीं। भाई ये दोनों के दोनों केसेस जो है ओवरऑल रिस्की हो गए ना। हालांकि ज्यादातर केसेस में यही हमें देखने को मिलता है कि छोटी मोटी म्यूटेशन अगर हो भी गई है तो एंजाइम पे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ठाक काम कर लेता है। पर भगवान ना करे ये सेकंड और थर्ड केस अगर आ गया तो खतरा है ही, रिस्क है। रिस्क भी क्यों लेना, बाबूराव की तरह बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। अगर जरा सा भी रिस्क का चांस है इन दोनों में से, यहां इसको चुनेंगे ना हम, कैपिटल टी वाले में कोई रिस्क नहीं, यहां स्मॉल टी में रिस्क हो सकता है, मतलब स्मॉल टी जब है तो रिस्क हो सकता है, ये एक्सप्रेस करेगा। तो ज्यादातर केसेस में नहीं होगा रिस्क, कुछ केसेस में हो भी तो सकता है, 1% भी रिस्क क्यों लो भाई मैं। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो ये जो कैपिटल टी और स्मॉल टी साथ है, कैपिटल टी बढ़िया एंजाइम बनाएगा, गारंटीड है। ये बढ़िया एंजाइम बना भी सकता है, लेस एफिशिएंट होगा थोड़ा बहुत, लेकिन काम कर ले जाएगा। या हो सकता है नॉन फंक्शनल एंजाइम बनाए, किसी काम का नहीं, या हो सकता है एंजाइम ही ना बना पाए। जो सेकंड और थर्ड केस है वो तो घातक है ना, रिस्की है। तो यहां 0% रिस्क है, मैं कह रहा हूं यहां 1% रिस्क है। 1% भी रिस्क क्यों लूं मैं, क्यों दिमाग पे बोझ पालूं, इसको एक्सप्रेस करवाऊंगा। छोटे टी को मौका नहीं दूंगा, जहां रिस्क है उसको मौका ही नहीं दूंगा। जहां चुनने की मेरे पास आजादी है वहां बेहतर चुनूंगा, जहां चुनने की छूट नहीं थी, कुछ नहीं बोला मैंने। यहां आपका स्मॉल टी है, कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास, तो ठीक है, फिर जो होगा देखा जाएगा। जहां ऑप्शन है वहां तो मैं कुएं में नहीं गिर सकता भाई, वहां तो मैं अपने लिए बेहतर चुनूंगा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, कुदरत ने हमें इस तरीके से तैयार किया है, जब ऑप्शन है तो हम बेहतर चुनते हैं। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, कि जब दो अलील डिफरेंट है, एक बेहतर है, कम बेहतर है, एक में रिस्क है, तो रिस्क वाले को ना चुन के बेहतर वाले को मैं चुनूंगा। दिस इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट भी कहते हैं। इट इज यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ, इसको फॉलो करना ही पड़ता है। जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस के अभी मैं आपको कुछ देर बाद एक्सेप्शंस बताऊंगा, जहां लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल हो जाता है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं हर चीज के। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये आपके क्रोमोसोम के 2 सेट है, जब गैमीट बनेगा तो एक सेट एक साइड चला जाएगा, दूसरा सेट दूसरी साइड चला जाएगा, इसके अलील उस साइड चले जाएंगे, कैपिटल टी साइड चला जाएगा, स्मॉल टी साइड चला जाएगा। यानी चाहे क्रोमोसोम्स हो चाहे आपके अलील्स हो, ये सेपरेट होंगे। तो इस गैमीट में सिर्फ कैपिटल टी पहुंचा, सिर्फ पिंक कलर का क्रोमोसोम पहुंचा, यहां आपका स्मॉल टी पहुंचा, ग्रीन कलर का क्रोमोसोम पहुंचा, तो यहां पर क्रोमोसोम की सेपरेशन यानी सेग्रीगेशन हो गई, अलील्स की सेपरेशन या सेग्रीगेशन हो गई। इसे यूनिवर्सल लॉ हम लोग कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम यहां पर आपके सेपरेट हो गए, अलील्स जो है यहां पर ये भी सेपरेट हो गए, जो कैपिटल टी स्मॉल टी थे क्रोमोसोम्स के साथ ये भी सेपरेट हो गए। एंड मेरे भाई आपका जो गैमीट है इट विल कंटेन 1 अलील ओनली। गैमीट में सिर्फ या तो कैपिटल टी पहुंचा या सिर्फ स्मॉल टी पहुंचा, तो गैमीट्स आर प्योर। ऐसा नहीं है कि कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों मुंह उठा करके एक ही में चले गए, गैमीट प्योर है, इसमें सिर्फ कैपिटल टी आएगा, इस गैमीट में इसमें सिर्फ स्मॉल टी ही आएगा, इस वाले में स्मॉल टी नहीं, इस वाले में कैपिटल टी नहीं, कोई कंटेमिनेशन नहीं है, गैमीट्स आर प्योर। Therefore it is called as law of purity of gamete या law of segregation या universal law या second law, कई नाम इसको आप दे सकते हैं। अब जैसा मैंने बताया कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है इट इज यूनिवर्सल लॉ, एक आधे केस में फेल हो सकता है बट ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। लॉ ऑफ डोमिनेंस कई केसेस में फेल हो जाता है, उसी के एग्जांपल हम यहां पर देखने वाले हैं कि कहां कहां लॉ ऑफ डोमिनेंस फेल होता है। पहला जो केस है इट इज कॉल्ड एज इनकंप्लीट डोमिनेंस, नाम में घुस जाओ खोपड़ी पे चमेली का तेल लगा के। इनकंप्लीट डोमिनेंस, 2 अलील है ना, दोनों ही डोमिनेट नहीं कर पाए, बच्चा दोनों पेरेंट जैसा ही नहीं है, अलग ही बन गया कुछ, दोनों पेरेंट ही अपने आप को डोमिनेट नहीं करवा पाए, बच्चा अलग ही बन गया। दिस इज लॉ ऑफ
इनकम्प्लीट डोमिनेंस, अलग ही बन गया भाई, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, दोनों अलील ही कंप्लीटली डोमिनेट नहीं कर पाए, बच्चा दोनों पे ही नहीं गया। तो इट इज एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। यहां आपके जो दो अलील थे दोनों ही एक दूसरे पे डोमिनेटिंग नहीं हो पाए, तो प्रोजनी दोनों पेरेंट पे से किसी पे भी नहीं गई। जैसे यहां पे आपको एग्जांपल देखने को मिलता है स्नैप ड्रैगन का, जिसे डॉग फ्लावर भी कहते हैं एंड एंटी रेहिनियम मेजस भी कहते हैं, या 4 o'clock प्लांट का जिसे मिराबिले से जलापा भी कहते हैं। तो भाई स्नैप ड्रैगन, ड्रैगन डॉग साथ साथ आ रहे हैं, है ना। यहां पर देखिए 4 o'clock प्लांट, लेट्स से 4 o'clock पे आपको एक दोस्त से मिलना है जिसका नाम मीरा है, तो ऐसे करके एक बार याद कर लो, करेक्ट। तो दिस इज स्नैप ड्रैगन, डॉग फ्लावर या एंटी रेहिनियम मेजस। दूसरा है 4 o'clock प्लांट जिसको हमने मिराबिले से जलापा कह दिया। इनमें आप एक्सपेरिमेंट करते हो, यहां कैपिटल आर रेड फूल देता है, प्योर डोमिनेंट, यहां स्मॉल आर जो है व्हाइट आपका फूल देता है, मतलब होमोजाइगस कंडीशन है ये, दिस इज होमोजाइगस कंडीशन व्हाइट वाली। एंड कैपिटल आर स्मॉल आर जब आए तो क्या होना चाहिए था टेक्निकली, भाई कैपिटल आर है, रेड फूल दे रहा है, स्मॉल आर व्हाइट फूल दे रहा है। अब कैपिटल आर स्मॉल आर अगर हम साथ रखें तो अकॉर्डिंग टू आर नॉलेज जो हमने अभी तक सीखा है, सर कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा, बच्चा हो जाएगा लालम लाल, है ना। और स्मॉल आर जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है बच्चा हो जाएगा व्हाइट। यहां बच्चा दोनों पे ही नहीं गया, ना लाल है ना व्हाइट, पिंक हो गया। ना ये अपने आप को पूरा डोमिनेट कर पाया, ना ये पूरा डोमिनेट कर पाया, यानी बच्चा हो गया पिंक। दोनों ही अपने आप को डोमिनेट नहीं कर पाए, दोनों पेरेंट, तो इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जैसे यहां पे एक ले लिया आपने प्योर रेड कैपिटल आर, यहां ले लिया प्योर व्हाइट स्मॉल आर, यहां से गैमीट बना कैपिटल आर, यहां से बना स्मॉल आर, दोनों को मिला दिया बना कैपिटल आर स्मॉल आर, दैट इज पिंक। पिंक वाले की सेल्फिंग करा दी, यानी अब दोनों पेरेंट ही कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिए, कैपिटल आर स्मॉल आर ले लिए, तो कॉम्बिनेशन क्या बनी, कैपिटल आर यानी रेड, कैपिटल आर स्मॉल आर यानी पिंक, कैपिटल आर स्मॉल आर यानी पिंक, स्मॉल आर यानी व्हाइट। तो मेरे भाई एक बच्चा बना आपका पूरा लालम लाल रेड, दो बने आपके पिंकी पिंकी, और एक बना आपका व्हाइट। तो फिनोटिपिक रेशियो 1:2:1 आया। फिनोटिपिक रेशियो क्या था मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, 3:1। 3 बच्चे टॉल थे, एक डॉर्फ था। यहां मेरे भाई आपका एक तो रेड है, एक व्हाइट है, और दो क्या है, पिंक है। तो 3 तरीके के कलर आए ना, 3 तरीके के फिनोटाइप है, रेड पिंक व्हाइट। तो रेड भी आपका एक, व्हाइट भी आपका एक, पिंक आपके दो, 1:2:1। जीनोटिपिक रेशियो क्या है, कैपिटल आर आपका एक, कैपिटल आर स्मॉल आर आपके दो, एंड स्मॉल आर आपका एक। यानी टेस्ट क्रॉस में मैंने आपको बताया था जब अननोन प्लांट हेट्रोजाइगस था उस टाइम पे जीनोटिपिक और फिनोटिपिक रेशियो बराबर आया था। इनकंप्लीट डोमिनेंस में भी फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो एकदम बराबर आता है, इन दो केसेस में, इनकंप्लीट डोमिनेंस में एंड आपका टेस्ट क्रॉस में फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो बराबर आता है। 1:2:1 यहां आया, टेस्ट क्रॉस में आया 1:1, एंड नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1, जीनोटिपिक रेशियो होता है 1:2:1। ठीक है, समझ में आ गई गुरुजी, बात समझ में आ गई। यहां दोनों पेरेंट पे ही नहीं गया बच्चा, इसलिए बोला इनकंप्लीट डोमिनेंस। को डोमिनेंस, दोनों पेरेंट पे ही चला गया बच्चा। को डोमिनेंस, दो पेरेंट थे, दोनों ही आपका बच्चे को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हैं, बच्चा दोनों पेरेंट पे ही चला गया, दोनों ही डोमिनेट कर गए साथ साथ। को डोमिनेंस, को मतलब साथ साथ, कोऑपरेटिवली डोमिनेट कर गया, दोनों की ही मर्जी चली, को डोमिनेंस इसको हमने कहा। सो इट इज ऑल्सो एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। हमने कहा था दो अलील में से, दो डिफरेंट अलील में से एक ही डोमिनेट करेगा, दोनों डोमिनेट कर गए। तो यहां पर बोथ अलील्स डोमिनेट टुगेदर एंड प्रोजेनी जो है दोनों पेरेंट जैसी ही होगी, दोनों पेरेंट जैसा ही बच्चा तैयार होगा। सबसे क्लासिक एग्जांपल जो यहां पर है, जहां से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, वो है आपका एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। आपका जो ब्लड ग्रुप है कुछ भी हो सकता है, बी प्लस हो सकता है, बी माइनस हो सकता है, ए बी प्लस हो सकता है, ए बी माइनस हो सकता है, ए प्लस हो सकता है, ए माइनस हो सकता है, ओ प्लस हो सकता है, ओ माइनस हो सकता है। यानी या तो आपका ब्लड ग्रुप ए होगा या बी होगा या ओ होगा या ए बी होगा, यही ब्लड ग्रुप होते हैं। इनको हम कहते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, या तो ए ब्लड ग्रुप या बी या ओ या ए बी, ये कॉम्बिनेशन आपकी बनती है। ठीक है, ये हमने देखा। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग जो है, यहां पर अगर आप देखें तो हमारे जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं, हमारी जो आरबीसी होती हैं, हमारी जो एरिथ्रोसाइट होती हैं, इनके सरफेस पे, इनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, इनकी सेल मेम्ब्रेन पे कुछ शुगर्स होती हैं। और ये शुगर किससे बनती है, जीन से बनती है। यानी मेरे भाई ये जो आपकी आई जीन है, एक जीन होता है आई जीन, ये आई जीन क्या करता है मेरे भाई, आपकी अलग अलग प्रकार की शुगर बना रहा होता है आरबीसी के सरफेस के ऊपर। तो इसके 3 अलील हैं। नॉर्मली आपके 2 ही अलील होते हैं, जैसे आपका हाइट के 2 अलील थे, कैपिटल टी स्मॉल टी,
आपका सीड कलर के दो थे कैपिटल वाई स्मॉल वाई, पॉड कलर के दो थे कैपिटल जी स्मॉल जी। यहां आपके दो से ज्यादा अलील है, यहां पर आपके दो से ज्यादा अलील है, आई ए, आई बी और छोटा आई। अगर आपका आई ए है तो ए प्रकार की शुगर बनेगी, आपका यहां डब्बा बना दिया मैंने, तो ए ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर आई बी है तो बी टाइप की शुगर बनेगी, ट्रायंगल बना दिया मैंने, बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। अगर छोटा आई है तो छोटा आई कोई शुगर नहीं बनाता, तो आपका अंडा बनेगा, यहां पे ओ ब्लड ग्रुप बनेगा। और अगर ए और बी दोनों आ गए किसी इंडिविजुअल में, मम्मी से ए आ गया पापा से बी, या पापा से बी आ गया मम्मी से ए, कैसी भी कॉम्बिनेशन बनी, तो ये डब्बा और ट्रायंगल दोनों बन जाएंगे आपके यहां पे आरबीसी के सरफेस पे, तो ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। करेक्ट। तो आई ए भी कुछ शुगर बनवाता है, आई बी भी कुछ शुगर बनवाता है आरबीसी के सरफेस पे, छोटा आई कोई शुगर नहीं बनवाता, इसीलिए ये सबसे ज्यादा चिंदी माना जाता है, रिसेसिव माना जाता है। तो कहा जाता है आई ए और आई बी जो है ये डोमिनेटिंग होते हैं। आई ए है तो ए टाइप की शुगर बनवाएगा, आई बी है तो बी टाइप की शुगर बनाएगा, ये कोई शुगर नहीं बनवाता छोटा आई, तो ये सबसे रिसेसिव है। और आई ए और आई बी जब साथ आते हैं तो दोनों ही अपनी अपनी शुगर बना पाते हैं, यानी बराबर डोमिनेंट है, यानी आई ए और आई बी बराबर डोमिनेंट है और छोटे आई से ज्यादा डोमिनेंट है, इससे ज्यादा डोमिनेंट है। तो छोटा आई रिसेसिव है और आई ए और आई बी दोनों ही अपने अपने टाइप की शुगर बनवा पा रहे हैं, तो इक्विवेलेंटली डोमिनेंट है। तो कोई इंडिविजुअल जिसमें आई ए अलील भी है, आई बी भी है, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो जाता है। जो बच्चा है उसमें दोनों पेरेंट के गुण आ जाएंगे, सो दे आर इक्विवेलेंटली डोमिनेंट। छोटा आई सबसे रिसेसिव होगा, ये बात आराम से आपको समझ में आ जाती है। इस केस को हम लोग मल्टीपल अलीलिज्म भी कहते हैं। यूजुअली आपके हर जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होते हैं जिन्हें अलील कहते हैं, कैपिटल टी, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जी स्मॉल जी, कैपिटल वी स्मॉल वी। यहां तीन या उससे ज्यादा अलील जब आपको देखने को मिलते हैं, तीन देखने को मिल रहे हैं, तो हमने क्या कह दिया भैया, यहां पर इसे मल्टीपल अलीलिज्म कह दिया। तो जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग है मल्टीपल अलीलिज्म का भी एग्जांपल है, क्योंकि यहां एक जीन के तीन अलील हैं, आई ए, आई बी और छोटा आई। और इसे कोडोमिनेंस भी कहा, क्योंकि आई ए और आई बी जब साथ पाए जाएंगे तो दोनों ही डोमिनेट कर रहे होंगे, दोनों ही अपनी अपनी शुगर बना रहे होंगे। अब मेरी एक बात को बहुत गौर से सुनना, बहुत गौर से सुनना। क्या तीनों के तीनों अलील एक ही इंडिविजुअल में देखने को मिल सकते हैं? समझ लीजिए, ये है मेरे दो सेट ऑफ क्रोमोसोम, मम्मी से मेरे अंदर आई ए आया, पापा से छोटा आई आया, आई ए छोटा आई, तो मेरा ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? सर आई ए जो है वो अपनी शुगर बनाएगा, छोटा आई कुछ नहीं बनाएगा, तो आई ए जो है ये ए ब्लड ग्रुप कर देगा मेरा। अगर मम्मी से आया आई बी, पापा से आया छोटा आई बी और आई में से किसकी मर्जी चलेगी? छोटे आई में से। सर आई बी की मर्जी चलेगी, तो मेरा ब्लड ग्रुप बी हो गया। मम्मी से भी छोटा आई आया, पापा से भी छोटा आई आया, तो ओ ब्लड ग्रुप बनेगा, कोई और चांस है ही नहीं। और मम्मी से ए आया, पापा से बी आया, तो ए बी ब्लड ग्रुप बनेगा, ए बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा। यानी मेरे अंदर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम है, मेरे अंदर तो मैक्सिमम इनमें से दो ही एलील पाए जा सकते हैं, या तो मम्मी से आई ए आया, पापा से छोटा आई, या पापा से आई ए आया, मम्मी से छोटा आई, तो मेरे अंदर आई ए और छोटा आई होगा। या मम्मी से आई बी आ गया, पापा से छोटा आई, पापा से आई बी आ गया, मम्मी से छोटा आई, तो मेरे पास आई बी और छोटा आई होगा। मम्मी से आई ए आया, पापा से आई बी, पापा से आई ए आया, मम्मी से आई बी, आई ए और आई बी हो गए मेरे पास। मम्मी से छोटा आई आया, पापा से छोटा आई हो गए मेरे पास। मैक्सिमम मेरे पास दो अलील हो सकते हैं, आई ए और आई बी, या आई ए और छोटा आई, या आई बी और छोटा आई, मैक्सिमम मेरे पास दो अलील हो सकते हैं। तो मुझे अगर इन तीनों अलील्स की स्टडी करनी है तो क्या मुझे पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ेगी? यस। समझ लीजिए आप और मैं खड़े हैं, मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी और आपका ब्लड ग्रुप है ओ, क्या हम दोनों में मिलाकर सारे अलील आ गए? सर आपका ब्लड ग्रुप है, आपने कहा ए बी, तो ए बी के हिसाब से आपके पास आई ए और आई बी कॉम्बिनेशन है पक्का, तभी ए बी ब्लड ग्रुप बन सकता है। और आपने कहा गुरुजी मेरा है छोटा आई, ओ ब्लड ग्रुप, तो आई ए, आई बी और छोटा आई, मुझे दो लोगों में ही तीनों अलील देखने को मिल गए। पॉपुलेशन की जब मैं स्टडी करूंगा तीनों अलील मुझे मिल जाएंगे, लेकिन मैं सिर्फ आपकी स्टडी करूं तो मेरे को एक ही अलील मिला, छोटा आई, और मैं अपनी स्टडी करूं तो मेरे को मैक्सिमम दो अलील मिल सकते हैं, आई ए और आई बी। तो मैं जब एक इंडिविजुअल की स्टडी करता हूं मुझे सारे तीनों के तीनों अलील नहीं मिलेंगे, मैक्सिमम दो मिल पाएंगे। लेकिन जब मैं पॉपुलेशन की स्टडी करता हूं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग अलग इंडिविजुअल्स में देखूंगा तो मिल जाएंगे, तीनों मिल जाएंगे। भाई दो ही लोगों में तीनों मिल गए, आप में और मुझ में, आपका ओ ब्लड ग्रुप था, मेरा ए बी, हम में ही तीनों मिल गए, तो लाखों करोड़ों लोगों में तो मिल ही जाएंगे। तो मुझे तीनों अलील्स ढूंढने के लिए, देखने के लिए पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती। तो यहां लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो होता है, क्योंकि आई ए और आई बी जो है ये दोनों डोमिनेटिंग है छोटे आई पे, तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी फॉलो हो रहा है। अगर आई ए और छोटा आई साथ में है तो लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो होगा, छोटे आई की आवाज को दबा दिया जाएगा।
आई बी और छोटा आई साथ में पाए जा रहे हैं तो छोटे आई की आवाज को फिर दबा दिया जाएगा। लेकिन आई ए और आई बी अगर साथ पाए जा रहे हैं तो दे विल को डोमिनेट। तो यहां डोमिनेंस का लॉ भी फॉलो हो रहा है और को डोमिनेंस का लॉ भी फॉलो हो रहा है। और मल्टीपल अलीलिज्म भी हमने देखने को मिला कि भाई 3 अलील पाए जा रहे हैं सेम ही जीन के। समझ लीजिए आपका यहां पर पहला पेरेंट है, इससे आई ए आया, दूसरे पेरेंट से आई ए आया, तो ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए ही बनेगा, कोई और कॉम्बिनेशन है ही नहीं, ब्लड ग्रुप आपका ए बनेगा। यहां पर आपका आई ए आया एक पेरेंट से, दूसरे से छोटा आई, तो आई ए डोमिनेट कर जाएगा छोटे आई के ऊपर, तो यहां पे ब्लड ग्रुप ए बन गया। आई बी आया, यहां से भी आई बी एक ही कॉम्बिनेशन है तो बी ब्लड ग्रुप बनेगा। यहां से आई बी आया, दूसरे से छोटा आई रिसेसिव है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग जाएगा, बी ब्लड ग्रुप बन जाएगा, बी की मर्जी चलेगी। आई ए और आई बी साथ हैं तो को डोमिनेंस हो जाएगी, ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। छोटा आई और छोटा आई साथ है, दोनों ही रिसेसिव है तो ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस भी यहां पर फॉलो हो रहा है। आई ए छोटे आई के साथ पाया जा रहा है तो आई ए विल डोमिनेट, आई बी छोटे आई के साथ पाया जा रहा है, आई बी विल डोमिनेट। एंड मेरे भाई यहां पर को डोमिनेंस भी आपको देखने को मिलता है, ए बी जब साथ में पाए जा रहे होते हैं तो देखने को मिलता है। तो टोटल फिनोटाइप कितने हो गए भैया? 4 हो गए। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, टोटल फिनोटाइप है 4। टोटल जीनोटाइप कितने हो गए? 6। आपका आई ए इससे भी ए ब्लड ग्रुप, आई ए छोटा आई इससे भी ए ब्लड ग्रुप, आई बी इससे बी ब्लड ग्रुप, आई बी और छोटा आई इससे भी बी ब्लड ग्रुप, आई बी ए बी ब्लड ग्रुप, छोटा आई आपका ओ ब्लड ग्रुप। 6 अलग अलग जीनोटाइप है, 4 अलग अलग फिनोटाइप है। तो यहां पर आपको क्या देखने को मिला? जीनोटाइप एंड फिनोटाइप कितने हैं आपके? जीनोटाइप है 6 और फिनोटाइप है आपके 4। ये आपको देखने को मिला। दिस इज योर कंप्लीट टेबल, करेक्ट। अब एक और जरूरी कंसेप्ट है जिसे हम कहते हैं द कंसेप्ट ऑफ प्लियोट्रॉपी। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लियोट्रॉपी आप आगे भी पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, दोबारा एक और बार रिपीट होता है ये प्लियोट्रॉपी का कंसेप्ट, लेकिन एग्जांपल उसका हम दूसरा देखने वाले हैं। अभी तो हम स्टार्च सिंथेसिस इन पी की बात करेंगे। अगला एग्जांपल जब मैं आपको बताऊंगा इसका, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, वो आगे भी रिपीट होगा जब आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बारे में बात करेंगे, कई डिसऑर्डर्स आप पढ़ेंगे, उसमें फिनाइल कीटोन्यूरिया की चर्चा भी होगी। तो प्लियोट्रॉपी क्या होता है? प्लियोट्रॉपी मतलब एक जीन का काम होता है एक प्रोटीन बनाना, यानी एक जीन का काम है कि आपके सेल में कोई ना कोई अपना काम धंधा कर रहा हो, अपना कर्तव्य निभा रहा हो, एक फंक्शन कर रहा हो। जब एक जीन मल्टीपल कामों को इन्फ्लुएंस करे, एक जीन का जो मेन काम है वो है एक फंक्शन करना, जब आपका कोई जीन मल्टीपल फंक्शंस को इन्फ्लुएंस कर दे, दैट इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। जब एक जीन अफेक्ट कर दे मोर देन वन फंक्शन, जैसे समझ लीजिए केमिकल ए है, ये केमिकल बी में कन्वर्ट होता है इस एंजाइम की मदद से, केमिकल बी जो है ये सी और डी में कन्वर्ट हो जाता है इस एंजाइम की मदद से। समझ लीजिए ये एंजाइम बनना बंद हो जाए, एंजाइम क्या है? प्रोटीन ही होते हैं। समझ लीजिए ये एंजाइम बनना बंद हो जाए, ये एंजाइम बनना बंद हो गया तो केमिकल बी जो है सी और डी में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो बॉडी में सी की भी कमी हो जाएगी, डी की भी कमी हो जाएगी, सी की वजह से भी कुछ लोचे हो जाएंगे बॉडी में, डी की वजह से भी लोचे हो जाएंगे, यानी एक एंजाइम की कमी की वजह से मल्टीपल काम हैम्पर हो गए। और ये एंजाइम कौन बना रहा होगा? कोई जीन बना रहा होगा, यानी एक जीन में अगर गड़बड़ हुई तो मल्टीपल काम खराब हो गए, और ये जीन जब सही काम कर रहा था तो मल्टीपल काम सही हो रहे थे, यानी एक जीन मल्टीपल काम कर रहा है यहां पर, इसे हम कहते हैं प्लियोट्रॉपी। जैसे इफ आई ब्लॉक एंजाइम 2, अगर मैं इस एंजाइम की सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता हूं तो केमिकल सी और डी दोनों ही नहीं बन पाएंगे, तो मेरे भाई आपका यहां पर कबाड़ा हो जाएगा। सी और डी के जो भी काम थे दोनों रुक जाएंगे, सी के भी काम रुक जाएंगे, डी के भी काम रुक जाएंगे। इसीलिए एंजाइम 2 यहां मल्टीपल चीजों को संभालता है, ऐसा हम कह सकते हैं। यानी एंजाइम 2 को जो जीन बना रहा होगा, डीएनए से आरएनए बना, आरएनए से प्रोटीन बना, यानी एंजाइम बना, तो वो जीन ही तो रिस्पॉन्सिबल है इस एंजाइम को बनाने के लिए, जो मल्टीपल प्रोडक्ट बना रहा है, जो मल्टीपल काम कर रहा है, हमारे सेल में मल्टीपल काम करवा रहा है सी और डी बना करके। अगर उस जीन में ही प्रॉब्लम आ गई तो एंजाइम नहीं बनेगा, और ये एंजाइम नहीं बनेगा तो सी और डी दोनों नहीं बनेंगे, तो सी और डी से संबंधित जितने भी काम थे सबकी बैंड बज जाएगी। दिस इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपी। एग्जांपल से समझते हैं, बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे स्टार्च सिंथेसिस इन पी, मटर के दाने में स्टार्च बन रहा है, तो मटर के दाने में अगर स्टार्च बन रहा है तो इसको कंट्रोल करता है एक जीन जिसका नाम है बी। अगर ये बी पाया जा रहा है कैपिटल फॉर्मेट में तो खूब स्टार्च बनेगा, डोमिनेटिंग कैरेक्टर है, खूब स्टार्च बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल बी में खूब स्टार्च बनेगा। तो अगर स्टार्च बन रहा है तो मेरे भाई जैसे फुटबॉल में हवा भरते हो, है ना, तो फुटबॉल गोल मटोल हो जाता है, पहले उसका ब्लैडर ऐसा सिकुड़ा सा पड़ा रहता है, जब हवा भरते हो अंदर से
तो वॉल्स पे धक्का लगता है, फुटबॉल गोल हो जाता है और बड़ा हो जाता है साइज में। सिमिलरली जब सीड के अंदर स्टार्च बनेगा तो सीड गोल भी हो जाएगा, सीड की शेप भी कंट्रोल हो रही है, वो राउंड हो गया, और सीड बड़ा भी हो जाएगा, सीड का साइज भी कंट्रोल हो रहा है, वो आपका क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो सीड का साइज भी कंट्रोल हो रहा है, दैट इज वो लार्ज हो गया, और सीड की शेप भी कंट्रोल हो रही है, दैट इज वो राउंड हो गया। यानी एक ये जो जीन है बी, ये आपका सीड के शेप और साइज दोनों पे काम करता है। तो बोथ कैरेक्टर, सीड का शेप और साइज दोनों ही रेगुलेट हो रहे हैं बाय जीन बी, इसलिए इसे प्लियोट्रॉपिक जीन का। अगर समझ लीजिए मेरे भाई यहां पर आपका स्मॉल बी है केस, तो कम स्टार्च बनेगा, कम स्टार्च बनेगा, फुटबॉल में कम हवा हो, सिकुड़ा सा रहेगा, रिंकल्ड रहेगा, और कम हवा है, छोटा भी रहेगा, साइज भी स्मॉल रहेगा। करेक्ट। मजा है हेट्रोजाइगस केस में। कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, गुरुजी कैसा होना चाहिए? गुरुजी ये होना चाहिए कि कैपिटल बी जो है ये अपने आप को एक्सप्रेस कर दे, स्मॉल बी अपने आप को एक्सप्रेस ना कर पाए। तो सीड राउंड होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए। यहां पे सीड राउंड तो हो गया, इस केस में तो डोमिनेंस दिख गई, कैपिटल बी ने अपना चमत्कार दिखा दिया, राउंड और रिंकल्ड में से सीड आपका राउंड हो गया शेप में, यहां तो चमत्कार दिखा दिया कैपिटल बी ने। लेकिन मेरे भाई सीड का साइज क्या हो गया, इंटरमीडिएट हो गया। सीड का साइज इंटरमीडिएट हो गया, ना बड़ा ना छोटा, इंटरमीडिएट, यानी दोनों पेरेंट जैसा ही नहीं है, यानी इनकंप्लीट डोमिनेंस यहां देखने को मिली। तो इनकंप्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल है प्लियोट्रॉपी के साथ साथ। जो आपका सीड का साइज है ये दोनों पेरेंट पे ही नहीं गया, इनकंप्लीट डोमिनेंस यहां देखने को मिली। इनकंप्लीट डोमिनेंस का भी एग्जांपल है आपका कैपिटल बी स्मॉल बी वाला केस, एंड यहां पर आपको स्टार्च सिंथेसिस के बारे में बताया हुआ है, प्लियोट्रॉपी का भी एग्जांपल है। नाउ अदर एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉपी इज फिनाइल कीटोन्यूरिया। इस डिजीज की चर्चा हम आगे भी करेंगे, अभी भी हम देख रहे हैं डिटेल में। फिनाइल कीटोन्यूरिया, एक यहां पर अमीनो एसिड बना रखा है, दूसरा अमीनो एसिड यहां पर बना रखा है। गुरुजी अमीनो एसिड क्या होते हैं? वैसे तो आपको पता होगा बट स्टिल बता देता हूं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन तो होता ही है। नाम है अमीनो एसिड, तो यहां पर अमीनो ग्रुप लगा दो, यहां पर एसिड ग्रुप लगा दो, नीचे है वेरिएबल आर ग्रुप। अगर यहां मैंने एच लिख दिया तो यह है ग्लाइसिन, दुनिया का सबसे छोटा अमीनो एसिड। यहां अगर CH3 लिख दिया तो यह हो गया एलेनिन। एलेनिन, और एलेनिन में अगर मेरे भाई ये CH3 है एलेनिन, इसमें एक कार्बन, ये जो था आपका है ना, एक कार्बन था, इस पे CH3 मैंने बना रखा था। अब मैंने क्या किया, ये जो कार्बन था इसका हाइड्रोजन हटाया, CH3 था यहां पे, हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह लगा दिया फिनाइल। तो ये क्या बन गया, फिनाइल एलेनिन बन गया। जब यहां CH3 लगा हुआ था तो इट वाज एलेनिन, एक हाइड्रोजन हटा के फिनाइल ग्रुप लगा दिया तो बन गया फिनाइल एलेनिन। फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन, इस पे अगर मैं OH और लगा दूं तो ये बन जाएगा टायरोसिन। तो अगर मुझे इस फिनाइल एलेनिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करना है तो मुझे एक OH ऐड करना है, यानी हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करना है। तो क्या मैं ऐसा एंजाइम इस्तेमाल करूं जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड करता हो फिनाइल एलेनिन पे? बिल्कुल सर, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, यानी पाहा, PAH। फिनाइल एलेनिन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने वाला फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। गुरुजी बात चमक गई। फिनाइल एलेनिन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगाने वाला फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम है। अगर ये एंजाइम बन रहा है तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट होगा, इस पे OH ग्रुप लग जाएगा, टायरोसिन बन जाएगा। अगर एंजाइम नहीं बन रहा है तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में तो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, तो ये किसी और चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे फिनाइल पायरुविक एसिड। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनाइल पायरुविक एसिड या इसके डेरिवेटिव्स में, यानी फिनाइल पायरुविक एसिड से मिलती जुलती चीजों में। और ये हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है, ये हमारे ब्रेन में एक्यूमुलेट हो सकती है और हमें रिटार्ड बना सकती है, दिमागी तौर पे कमजोर कर सकती है। तो मेंटली रिटार्ड भी हो सकते हो आप, हेयर पिगमेंटेशन भी, बाल का कलर भी उड़ सकता है, स्किन का कलर भी उड़ सकता है, यानी मल्टीपल चीजें इंपैक्ट हो जाती हैं एक एंजाइम ना बनने से। यानी अगर वो जीन जो ये एंजाइम बनाता है, वो जीन अगर डिफेक्टिव निकला, जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम बनाता है, तो उस जीन के डिफेक्टिव निकलने की वजह से एंजाइम भी नहीं बन पा रहा, और ये एंजाइम नहीं बन पा रहा है तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हुआ, फिनाइल एलेनिन कन्वर्ट हो गया फिनाइल पायरुविक एसिड और उसके डेरिवेटिव्स में। एंड देयरफॉर आपके ये जो डेरिवेटिव्स थे, फिनाइल पायरुवेट था, ये ब्रेन में एक्यूमुलेट होगा, तो आप ब्रेन से रिटार्ड हो गए, आपका हेयर पिगमेंटेशन गया, आपका स्किन पिगमेंटेशन गया, यानी एक एंजाइम की कमी की वजह से मल्टीपल प्रॉब्लम्स आ गई। यानी ये एंजाइम आपको मल्टीपल तकलीफों से बचा रहा था, यानी मल्टीपल काम कर रहा था, इसी को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। आगे और डिटेल में चर्चा होगी फिनाइल कीटोन्यूरिया यानी PKU की, इसके बारे में चर्चा
और डिटेल में कर रहे होंगे। करेक्ट है जी, करेक्ट है गुरुदेव, ये बात भी समझ में आ जाती है, बहुत बड़ी। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस, जैसा मैंने कहा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में क्या किया आपने, मेंडल साहब के जो 7 कैरेक्टर थे 6 एकदम सेम रखे मेल और फीमेल पी के अंदर, सिर्फ एक कैरेक्टर के ट्रेट को हमने क्या किया, डिफरेंट लिया, एक प्योर टॉल एक प्योर ड्वार्फ। यहां हम एक साथ 2 कैरेक्टर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए डाई हाइब्रिड क्रॉस एक साथ हम लोग 2 कैरेक्टर्स की इनहेरिटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो 2 कैरेक्टर हमने लिए सीड की शेप, एक ले लिया प्योर राउंड, एक ले लिया प्योर रिंकल्ड, दूसरा ले लिया सीड का कलर, एक ले लिया प्योर येलो, एक ले लिया प्योर ग्रीन। सीड शेप और सीड कलर हमने 2 यहां पर क्या ले लिए, कैरेक्टर ले लिए, और वो भी एकदम कॉन्ट्रास्टिंग। प्योर लाइंस हमने बनाई रखी है, मेंडल साहब ने तैयार करी रखी थी, एक प्योर राउंड, प्योर रिंकल्ड, प्योर येलो, प्योर ग्रीन, ये हमने तैयार किया। ठीक है जी, एकदम ठीक है। अब हमने क्या किया, यहां पर गैमीट बनाना हम लोग सीख रहे हैं फोर्क मेथड से। तो समझ लीजिए, आपको यहां पर मैं बनाकर भी बता देता हूं फोर्क मेथड में क्या होता है। समझ लीजिए, आपको यहां पर गैमीट बनाने हैं, ये वाला पहले एक केस देख लो, फिर मैं आपको हाथों से बनाकर दिखा दूंगा। देखो मेरे भाई, समझ लीजिए ये है पेरेंट आपका कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इस आर की वाई के साथ जितनी कॉम्बिनेशन बन सकती है सारी बना दो। यहां सिर्फ कैपिटल आर है, यहां सिर्फ कैपिटल वाई है, तो एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई। यहां स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर ही है, स्मॉल वाई ही है, एक ही प्रकार का गैमीट बनेगा। यहां देखो अब है कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। इस कैपिटल आर को यहां लिख लो, स्मॉल आर को यहां लिख लो, क्योंकि 2 अलग अलग टाइप के हैं। फिर इनको, इस आर को जितने वाई है इनके साथ करा दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ, इस आर को भी जितने वाई है इनके साथ करा दो, जितनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनती है बना दो, 4 गैमेट बन जाएंगे। फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी, कैपिटल आर है सिर्फ आर लिखो, इसका कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ करा दो, और जितनी कॉम्बिनेशन बनी है उसका कैपिटल टी एक ही है, इसके साथ करा दो, आर कैपिटल वाई टी, आर स्मॉल वाई टी, 2 गैमेट बने। सिमिलरली यहां पर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल आर का कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल स्मॉल टी, एंड सो ऑन। अगर प्रॉब्लम आ रही है हाथ से लिख के बताता हूं, एक एक बना के बता देता हूं। जैसे मेरे भाई यहां पर है कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, पहले सारे आर लिख लो, पहले इसको, पहले कैरेक्टर को उड़ाओ, राउंड वाले को। क्या एक ही है मेरे पास चीज, एक ही है, यहां भी एक ही है गुरुजी। आर को वाई के साथ मैंने लिंक कराया, कैपिटल आर कैपिटल वाई, एक ही गैमेट मेरा बना। दूसरा देखो, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यहाँ स्मॉल आर कोई और चीज है नहीं, स्मॉल आर ही है, यहाँ स्मॉल वाई कोई और चीज है ही नहीं, स्मॉल वाई ही है। आपका केस बना स्मॉल वाई, ये भी बात समझ में आ गई। यहां देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर अलग लिखो स्मॉल आर अलग लिखो, इसका कैपिटल वाई के साथ ही करा सकते हो, है ही ऑप्शन कैपिटल वाई, है ही ऑप्शन कैपिटल वाई, कुछ और है ही नहीं। तो 2 गैमेट बने आपका, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। यहां देखो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अब कैपिटल आर स्मॉल आर अलग अलग लिखो, यहां पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 चीजें हैं, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये आपका कैपिटल आर स्मॉल वाई, यहां पर आपका स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। करेक्ट, एकदम करेक्ट। इससे टफ सवाल आपका आएगा नहीं, यही क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है हमारे सिलेबस में, इससे टफ क्या ही आएगा। अब एक पैटर्न नोटिस करने की कोशिश करो कि यहां पर क्या है आपका, हेट्रोजाइगोट्स का नंबर क्या है, हेट्रोजाइगोट्स का नंबर क्या है, 0। दोनों, ये भी होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस कंडीशन है, हेट्रोजाइगस 0। यहां हेट्रोजाइगस 0, ये भी होमोजाइगस है, ये भी होमोजाइगस है, दोनों सेम अलील हैं। यहां हेट्रोजाइगस आपका 1, ये होमोजाइगस है, यहां हेट्रोजाइगस आपके 2। नंबर ऑफ गैमीट कितने बनेंगे, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, 2 रेज टू द पावर नंबर ऑफ हेट्रोजाइगोट्स, यानी 2 की पावर 0, किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक गैमीट बना। किसी भी चीज की पावर 0 इज इक्वल टू 1, एक गैमीट बना। किसी भी चीज की पावर 1 इज इक्वल टू वो सेम नंबर, 2 गैमीट बने। 2 का स्क्वायर, यहां 2 हेट्रोजाइगोट है, 4 गैमीट बने। एकदम सीधा सीधा ये बात चमक जाती है मेरे भाई, एकदम सीधी सीधी ये बात आपको चमक जाती है बहुत प्यार से। सेम चीज यहां पर देखिए, सेम चीज यहां पर देखिए, कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, आपका 2 की पावर 0 यानी एक ही गैमेट बना, एक ही गैमेट बना। कोई हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं है, एक ही गैमेट बनेगा, एक ही बनेगा। एक हेट्रोजाइगस कंडीशन, 2 हेट्रोजाइगस कंडीशन, 4 गैमेट बनने चाहिए, 2 की पावर 2, 4 गैमेट बने। यहां देखो मेरे भाई, एक हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो आपका 2 गैमेट बनने चाहिए थे, 2 की पावर 1, 2 गैमेट बने। 3 हेट्रोजाइगस कंडीशन है, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 गैमेट बनने चाहिए थे, 8 गैमेट। कैलकुलेट कर सकते हो अपने आप से ही, कोई गलती यहां पर, छेड़खानी यहां पर नहीं होती है।
तो हमने क्या किया, हमने यहां पर दो कैरेक्टर्स को कंसिडर कर लिया है, सीड की शेप और सीड का कलर। तो डोमिनेंट डोमिनेंट की जोड़ी साथ बना दी, रिसेसिव रिसेसिव की साथ बना दी, यानी एक पेरेंट लिया प्योर डोमिनेटिंग, एक लिया प्योर रिसेसिव, यानी एक लिया कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई राउंड और येलो, दूसरा लिया स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई यानी रिंकल्ड एंड ग्रीन। इनके गैमीट कैसे बनेंगे, गैमीट बना लो मेरे भाई। यहां पे सिर्फ आपका कैपिटल आर है और कैपिटल वाई, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई आपका गैमीट बनेगा, बन गया गुरुजी। यहां सिर्फ है स्मॉल आर और स्मॉल वाई, तो स्मॉल आर स्मॉल वाई आपका गैमीट बनेगा, बन गया गुरुजी। दोनों को फ्यूज करा दिया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, बच्चा बन गया कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर पे डोमिनेंट, कैपिटल वाई स्मॉल वाई पे डोमिनेंट, तो बच्चे कैसे बनेंगे, राउंड और येलो, राउंड और येलो, एक ही पेरेंट जैसे राउंड और येलो, जैसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस में हुआ था, राउंड और येलो। करेक्ट करेक्ट गुरुजी। रिंकल्ड और ग्रीन नहीं बने, क्योंकि कैपिटल आर ने राउंड कर दिया सीड शेप को, कैपिटल वाई ने येलो कर दिया सीड शेप को, यहां राउंड और येलो कलर आपको देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है गुरुजी, बात समझ में आ रही? यस, बड़ा आसान है। अब फिलियल 1 जनरेशन बन गई, F1 जनरेशन बन गई। अब मुझे क्या करना है, इसकी सेल्फिंग करानी है, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जो तैयार हुआ है, इसको मैं क्रॉस कर दूं कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई के साथ। यहां गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ जोड़ दो, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ जोड़ दो, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ, स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ, स्मॉल आर स्मॉल वाई के साथ, यही बनेगा भाई। यहां देखो कैपिटल आर और स्मॉल आर अलग अलग लिख लो, कैपिटल आर की जोड़ी भी इन दोनों के साथ बन सकती है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। यहां क्या बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, यहां सेम बने। ये भी सेम ही पेरेंट है, यहां भी आपके गैमेट सेम ही बनेंगे। इनको पुनेट स्क्वायर पे रख डालो, इनको पुनेट स्क्वायर पे रख डालो मेरे भाई, इनको पुनेट स्क्वायर पे रख डालो। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल। ये भी सेम गैमेट, ये भी सेम गैमेट, दोनों पेरेंट सेल्फिंग हो रही है, सेम ही गैमेट बनाएंगे, है ना, सेल्फ पॉलिनेशन हो रही है, तो मेल और फीमेल सेम ही तो है, तो यहाँ पे सेम गैमेट बने आपके। 4 यहां रख दिए, 4 यहां रख दिए। अब कॉम्बिनेशन देखो, कॉम्बिनेशन देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। करेक्ट, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये आपकी 16 कॉम्बिनेशंस बनी, पुनेट स्क्वायर के अंदर बनी। यहां राउंड येलो भी सीड है, राउंड ग्रीन भी सीड है, रिंकल्ड येलो भी सीड है, एंड रिंकल्ड ग्रीन सीड भी है। देख लो भाई, कैपिटल आर की वजह से राउंड, कैपिटल वाई की वजह से येलो, राउंड येलो, कैपिटल आर की वजह से राउंड, लेकिन स्मॉल वाई है तो रिसेसिव येलो। आपका यहां पर स्मॉल आर तो रिंकल्ड और कैपिटल वाई की वजह से येलो, एंड यहां स्मॉल आर की वजह से रिंकल्ड, स्मॉल वाई की वजह से आपका यहां पर क्या आ जाएगा, ग्रीन आ जाएगा, तो रिंकल्ड और ग्रीन देखने को मिला। करेक्ट, दिस इज F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में 16 डब्बे बनाए हमने, 16 बच्चे पैदा हुए। अगर आप फिनोटिपिक रेशियो देखो जो आपके सिलेबस में है, सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो, तो क्या हुआ एक्चुअल में, फिनोटिपिक रेशियो में आपको देखने को मिले राउंड येलो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए आपके राउंड येलो। फिर आपके राउंड ग्रीन 1 2 3 राउंड ग्रीन, फिर आपके रिंकल्ड येलो 1 2 3, और फिर आपके रिंकल्ड ग्रीन यानी आपका एक रिंकल्ड ग्रीन। 9:3:3:1 इज योर फिनोटिपिक रेशियो। जबकि जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशियो क्या हुआ, जीनोटिपिक रेशियो हुआ, अगर अलग अलग जीनोटाइप देखो तो याद रखने की जरूरत नहीं है, इट इज 1:2:1:2:4:2:1:1. दिस इज योर जीनोटिपिक रेशियो। सर याद कैसे करें, तो कंफ्यूज कर दिया आपने, कंफ्यूजन की जरूरत है ही नहीं, सिर्फ ये याद रखना है 9:3:3:1. फिर भी अगर याद नहीं हो रहा, एक ट्रिक बताता हूं। एक्चुअल में क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग। डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, एक और एक क्या होते हैं, 2। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस है।
ये मेंडल साहब ने कहा। तो आपका एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था? 3:1। दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कर दो 3:1 इंटू 3:1। ये देखो 3 इंटू 3 क्या हो गया? 9। 3 इंटू 1 क्या हो गया? 3। 1 इंटू 3 क्या हो गया? 3। 1 इंटू 1 क्या हो गया? 1। 9:3:3:1। करेक्ट। वाह सर, मजा आ गया। यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये अगर मेरे को याद नहीं भी हो रहा है, मैं तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस से निकाल लूंगा, ज्ञानी आदमी हूं। दूसरी चीज, जीनोटिपिक रेशियो क्या था आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का? 1:2:1। इसको मल्टीप्लाई कर दो मेरे भाई 1:2:1 से। दो मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस, इस पूरी इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 1:2:1। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया? 2:4:2। इस पूरे इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ गया आपका? 1:2:1। 1:2:1 गुरुजी यही लिखा हुआ है। 9 डिफरेंट जीनोटाइप है। एक टाइप का, दो एक टाइप के, एक टाइप का, दो एक टाइप के, फिर 4 एक टाइप के, दो एक टाइप के, एक टाइप का, दो एक टाइप के, एक टाइप का, अलग अलग जीनोटाइप। 1 2 1 2 4 2 1 2 1। 9 अलग अलग जीनोटाइप है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिनोटाइप कितने टाइप के? 4। 9 एक तरीके के राउंड और येलो, 3 एक तरीके के राउंड और ग्रीन, 3 एक तरीके के रिंकल्ड येलो, एक तरीके का रिंकल्ड ग्रीन। 4 फिनोटाइप है, 9 जीनोटाइप है। इनको गिन लिया करो, रेशियो में कितने नंबर आ रहे हैं? 1 2 3 4, 4 फिनोटाइप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 जीनोटाइप। यहां देखो 3:1। दो प्रकार के फिनोटाइप थे, या तो टॉल या डॉर्फ। यहां 3 प्रकार के जीनोटाइप, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। नाम से ही पकड़ में आ जाती हैं चीजें। अब समझ लो मुझे ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकालना है। अपने सिलेबस में है नहीं भाई, मास्टर तक भी नहीं पूछा जाता। समझ लो ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकालना है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, इसी को फिर मोनो हाइब्रिड क्रॉस से कर दूंगा। इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा? 27:9:9:3। फिर इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दियो, 9:3:3:1 निकला है भाई। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का निकला है। यहां करके देखो डाई हाइब्रिड क्रॉस का है, इसको फिर मल्टीप्लाई कर दो आपका 1:2:1 से। पहले इस पूरी इक्वेशन को 1 से, फिर 2 से, फिर 1 से। 1:2:1:2:4:2:1:1:2:1 रेशो 2:4:2:4:8:4:2:4:2 रेशो 1:2:1:2:4:2:1:1 बात खत्म। टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का निकाल लो, कौन हाथ पकड़ रहा है? ये जो आपका आया है इसको फिर 1:2:1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये जो ऊपर आपका आया है इसको फिर 3:1 से मल्टीप्लाई कर दो। टेट्रा हाइब्रिड क्रॉस का निकल जाएगा और एकदम सही निकलेगा। एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं। जेनेटिक्स इज इजी। रूट को पकड़ो मेरे भाई, नंबर्स के साथ खेलना सीखो। मैथ मोहब्बत है। ऐसा नहीं है हमने मैथ नहीं ली तो मैथ से दुश्मनी कर बैठेंगे। मैथ झूठ थोड़ी बोलती है कभी, देखो सच बोल रही है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से डाई हाइब्रिड क्रॉस का रेशियो निकाला ना, निकाला, आपके सामने निकाला। यही तो खेल है लाला, यही तो खेल है मेरे भाई। यस, बात समझ में आ गई गुरुजी, बात पते की है। जैसा मैंने बताया डाई हाइब्रिड क्रॉस इज नथिंग बट 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉसेस। 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जो फिनोटाइपिक रेशियो था इसका आप प्रोडक्ट निकालो, ये आ जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का। जीनोटाइपिक रेशियो का प्रोडक्ट निकालो, आ जाएगा डाई हाइब्रिड क्रॉस का, सीधा सीधा। ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जैसा हमने निकाल के दिखाया, ये भी खुद निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, सिंपल सी बातें हैं। नाउ थर्ड लॉ गिवन बाय मेंडल साहब। लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ द मोनो हाइब्रिड क्रॉस। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। यहां मेंडल साहब क्या कहते हैं? व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड। आपने 2 कैरेक्टर लिए, तो ट्रेट कितने लिए? 4। 2 कैरेक्टर कौन से लिए? सीड शेप, सीड कलर। तो ट्रेट कितने हो गए? सीड शेप राउंड रिंकल्ड, सीड कलर येलो ग्रीन। 4 ट्रेट हो गए ना, यानी 2 पेयर ऑफ ट्रेट हो गए। व्हेन 2 पेयर ऑफ ट्रेट्स आर कंबाइंड इन अ हाइब्रिड, segregation of 1 pair of characters is independent to other pair of characters। आपका एक कैरेक्टर के जो ट्रेट है इनका सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट होगा दूसरे कैरेक्टर के ट्रेट्स से। तभी तो हमने कहा कि डाई हाइब्रिड क्रॉस इज टेक्निकली नॉट अ डाई हाइब्रिड क्रॉस। ये 2 मोनो हाइब्रिड क्रॉस हैं। ये जो आपका राउंड और रिंकल्ड शेप है आपको दोनों ही देखने को मिल रही हैं। ये आपकी अलग तरीके से सेग्रीगेट हो रही हैं, और ये जो ग्रीन कलर और येलो कलर है ये अलग तरीके से सेग्रीगेट हो रहा है। तो सीड कलर के जो दोनों ट्रेट है दैट इज येलो एंड ग्रीन, एंड सीड शेप के जो दोनों ट्रेट हैं दैट इज राउंड एंड रिंकल, ये अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करते। सीड शेप का और सीड कलर का
जो ट्रेट है ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहा है। इंडिपेंडेंटली असॉर्ट यानी आपका छंट रहा है, आपका अलग अलग हो रहा है। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भाई, कोई भी आपका सीड कलर किसी भी शेप के साथ जुड़ जा रहा है। देखो मेरे भाई, आपका यहां पर ये जो येलो है ये राउंड के साथ भी जुड़ गया, येलो है ये रिंकल्ड के साथ भी जुड़ गया, ग्रीन जो है ये राउंड के साथ भी जुड़ गया, ग्रीन जो है रिंकल्ड के साथ भी जुड़ गया। कोई किसी के भी साथ दोस्ती कर ले रहा है, इसका मतलब ये इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं ना, इंडिपेंडेंटली सेपरेट हो रहे हैं। तो हमने गैमीट बनाते टाइम ही देख लिया था। देखो मेरे भाई, यहां पर ये जो कैपिटल आर है ये स्मॉल आर ये कैपिटल वाई के साथ भी जुड़ सकता है, यानी राउंड और येलो भी बन सकता है, राउंड और ग्रीन भी बन सकता है, रिंकल्ड और येलो भी बन सकता है, रिंकल्ड और ग्रीन भी बन सकता है, राउंड और येलो भी बन सकता है, राउंड और ग्रीन भी बन सकता है, रिंकल्ड येलो बन सकता है, रिंकल्ड ग्रीन बन सकता है। हर पॉसिबल कॉम्बिनेशन बनेगी क्योंकि ये इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे, आपका कैपिटल वाई स्मॉल वाई इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट होंगे। तो ये किसी से भी दोस्ती कर सकता है मेरे भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई से भी, स्मॉल वाई से भी। ये स्मॉल आर भी किसी से दोस्ती कर सकता है, कैपिटल वाई से भी, स्मॉल वाई से भी। ये कैपिटल वाई किसी से भी दोस्ती कर सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर से भी। स्मॉल वाई किसी से भी दोस्ती कर सकता है, कैपिटल आर स्मॉल आर से भी। एनी कॉम्बिनेशंस कैन बी मेड। दिस इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। सब इंडिपेंडेंट है मेरे भाई, सब इंडिपेंडेंट है, कोई भी कहीं भी जुड़ सकता है। यस, तो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या? असॉर्ट मतलब सॉर्ट हो जाना, अलग अलग हो जाना। तो विदाउट डिपेंडिंग ऑन ईच अदर, अलग अलग कैरेक्टर के जो ट्रेट हैं ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करेंगे, कहीं भी जाकर के कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे ये जो येलो है ये राउंड और रिंकल के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, ग्रीन है ये राउंड और रिंकल के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, राउंड वाला येलो और ग्रीन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, रिंकल वाला येलो और ग्रीन के साथ भी कनेक्ट हो सकता है। एनी सीड कलर कैन कंबाइन विद एनी सीड शेप। इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन हो रही है, दिस इज कॉल्ड एज इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन। राउंड वाला येलो ग्रीन के साथ भी जुड़ा, रिंकल्ड वाला येलो ग्रीन के साथ भी जुड़ा, येलो वाला आपका राउंड और रिंकल के साथ भी जुड़ा, ग्रीन वाला आपका रिंकल्ड और राउंड के साथ भी जुड़ा। एनी कॉम्बिनेशन कैन बी मेड, ये हमने देखा। करेक्ट है जी, एकदम करेक्ट है गुरुदेव। अब एक और छोटा सा टॉपिक आता है, इट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, जेनिक माने जीन, इनहेरिटेंस यानी पेरेंट से बच्चों में कैरेक्टर जाना। कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स। नॉर्मली एक जीन हमारे सेल में एक फंक्शन करता है, एक काम करता है। जब एक जीन एक से ज्यादा काम कर रहा हो इसे हम प्लियोट्रॉपी कह रहे थे। और जब मल्टीपल जीन्स मिलकर के, तीन या तीन से ज्यादा जीन्स मिलकर के जब एक ही काम कर रहे हो, इसे हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। कई ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं जो एक जीन से रेगुलेट नहीं होते, मल्टीपल जीन्स मिलकर के उसे रेगुलेट कर रहे होते हैं। करेक्ट, मल्टीपल जीन मिलकर के जब सेम कैरेक्टर को ही इंफ्लुएंस करें, इट इज कॉल्ड एज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे हमारी हाइट जो है मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं, हमारा स्किन कलर जो है मल्टीपल जीन कंट्रोल करते हैं, उसके साथ साथ एनवायरमेंटल फैक्टर्स अलग है। ऐसी जगह जाएंगे जहां स्कॉर्चिंग सन है तो थोड़े डार्क हो जाएंगे, टैन हो जाएंगे, अदरवाइज आपके थोड़ी फेयर रहेगी स्किन, अगर ऐसे इलाके में हो जहां पे सूरज का ताप कम है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अलग से इंपैक्ट करते हैं हमें, इसीलिए पूरा ग्रेडियंट देखने को मिलता है। अगर मटर की तरह हमारे अंदर भी सिर्फ कैपिटल टी स्मॉल टी होता तो या तो हम भी 6-7 फीट के होते या आधे 1 फीट के होते, दो कॉन्ट्रास्टिंग हाइट होती। हमारे में तो हाइट का पूरा भंडार है मेरे भाई, बहुत छोटे से बहुत बड़े तक हर हाइट मिलेगी, 1-1 मिलीमीटर का भी फर्क हो सकता है, पूरा ग्रेडियंट है। स्किन कलर में भी पूरा का पूरा ग्रेडियंट है। तो यहां पर जैसे आप ह्यूमन स्किन कलर की बात करो तो 3 जीन इसे रेगुलेट करते हैं, ए बी और सी, इन्हें हम कहते हैं प्यार से। करेक्ट, अगर ये सारे के सारे जीन्स जो है इनके अलील है ना, अगर डोमिनेटिंग है, कैपिटल ए, बी वाला भी कैपिटल बी, सी वाला भी कैपिटल सी, तो आपका स्किन टोन डार्केस्ट हो जाएगा। अगर सारे रिसेसिव है, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, तो आपका स्किन टोन लाइटेस्ट हो जाएगा। और बीच में इंटरमीडिएट अगर आप देखोगे, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो आपका इंटरमीडिएट कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। करेक्ट, यानी जितने ज्यादा अलील रिसेसिव होंगे उतना लाइट स्किन टोन, जितने ज्यादा वो डोमिनेंट होते जाएंगे। 6 अलील है, एक डोमिनेंट हुआ थोड़ा सा ज्यादा आप डार्क होने लगे, 2 डोमिनेंट हुए थोड़ा और डार्क, 3 डोमिनेंट हुए थोड़ा और डार्क, 4 डोमिनेंट हुए थोड़ा और डार्क, 5 डोमिनेंट हुए थोड़ा और डार्क, 6 के 6 डोमिनेंट हुए तो आपका सबसे ज्यादा डार्केस्ट आप हो जाएंगे। तो इसका मतलब हर अलील का, हर डोमिनेंट अलील का जो इफेक्ट है ये एडिटिव है, जुड़ता चला जाता है। कोई भी डोमिनेंट नहीं है, सबसे लाइट, एक डोमिनेंट थोड़ा डार्क, 2 डोमिनेंट और डार्क, 3 डोमिनेंट और डार्क, 4 डोमिनेंट और डार्क, 5 डोमिनेंट और डार्क, 6 डोमिनेंट सबसे डार्क, तो बढ़ता जा रहा है ये इफेक्ट।
तो आपका डार्केस्ट होगा इसमें सारे डोमिनेंट, इंटरमीडिएट 3 डोमिनेंट 3 रिसेसिव, लाइटेस्ट सारे रिसेसिव. दिस इज बेसिकली योर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. ह्यूमन स्किन कलर एंड ह्यूमन हाइट आर द मेजर एग्जांपल्स. जब 3 या 3 से ज्यादा जीन किसी एक ही कैरेक्टर पे काम कर रहे हैं, इट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. जब आपके मल्टीपल जीन्स मिलकर एक ही काम कर रहे हो, दिस इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. एक ही जीन मल्टीपल काम कर रहा हो, दैट इज प्लियोट्रॉपी. स्टार्च सिंथेसिस इन बी में देखा, एज वेल एज फिनाइल कीटोन्यूरिया में हमने देखा. यह है आपका पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. अब भैया थोड़ा सा वार्तालाप करते हैं, बड़ी बातचीत कर लेते हैं. What is the pattern of inheritance in polygenic trait? Polygenic inheritance किस टाइप का आपका इनहेरिटेंस है? मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड के बाद आप इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं. नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स आपने स्टार्ट कर दी है. इट इज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न. ठीक है, मेंडलिज्म में आप मोनोहाइब्रिड डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ते हैं, उसके बाद का जो टॉपिक है यहाँ नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस स्टार्ट हो जाता है. तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न. ठीक है, करेक्ट है सर. जीन्स कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई फॉलो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. अगर आर आर वाई वाई प्रोड्यूसेस राउंड और येलो सीड एंड छोटा आर छोटा वाई प्रोड्यूसेस रिंकल्ड ग्रीन सीड, व्हाट विल बी द फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ F2 जनरेशन? ये तो सिंपल है भाई, F2 जनरेशन तो हमने निकाली है, डाइहाइब्रिड क्रॉस ही है. इनका जो बच्चा बनेगा वो बनेगा कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इसकी जब मैं सेल्फिंग कराऊंगा तो 4 प्रकार के फिनोटाइप बनेंगे. रेशियो आएगा 9:3:3:1. ये तो नॉर्मल फिनोटाइपिक रेशियो है डाइहाइब्रिड क्रॉस का, तो आपका फिनोटाइपिक रेशियो आ जाएगा 9:3:3:1. जीनोटाइपिक भी याद है हमें, तो 1:2:1:2:4:2:1:1. इन अ प्लांट ब्लैक सीड कलर, जो कि आपका कैपिटल बी हो या कैपिटल बी स्मॉल बी हो, ब्लैक ही सीड कलर आएगा, वो डोमिनेंट है. व्हाइट सीड कलर है छोटा बी. इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द जीनोटाइप ऑफ द ब्लैक सीड प्लांट, with which of the following genotype will it be crossed? अगर मुझे पता लगाना है, मेरे पास एक प्लांट है, उसके ब्लैक सीड है, पर मुझे पता नहीं है वो कैपिटल बी है या कैपिटल बी स्मॉल बी, तो मैं टेस्ट क्रॉस कराऊंगा, यानी उसकी क्रॉसिंग में स्मॉल बी से करा दूंगा, रिसेसिव पेरेंट से करा दूंगा, तो इसे टेस्ट क्रॉस कहा जाता है. ये भी बड़ा आसान सवाल था. अ पिंक फ्लावर्ड स्नैपड्रैगन was crossed with a red flower snapdragon. रेड होता है कैपिटल आर, पिंक होता है आपका कैपिटल आर स्मॉल आर. यहां गैमेट बनेगा आपका सिर्फ कैपिटल आर, यहां बनेगा आपका कैपिटल आर स्मॉल आर. पुनेट स्क्वायर बना लीजिए, एक साइड सिर्फ कैपिटल आर रख दीजिए, एक साइड रख दीजिए आप कैपिटल आर और स्मॉल आर. यहां बन जाएगा कैपिटल आर एक बच्चा, यहां बन जाएगा कैपिटल आर और स्मॉल आर, यानी 50% बच्चे बन जाएंगे आपके क्या कैपिटल आर यानी रेड, और 50% बच्चे बन जाएंगे आपके क्या कैपिटल आर स्मॉल आर यानी पिंक. यानी दोनों प्रकार के बच्चे देखने को मिलेंगे 50-50%. सिर्फ पिंक नहीं, रेड पिंक एज वेल एज व्हाइट नहीं बना, ओनली रेड नहीं बना, रेड एज वेल एज पिंक 50-50% क्रॉस करके हमने देख लिया, आसानी से जवाब निकल आएगा. 2 और मोर अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ अ जीन, एक ही जीन के अल्टरनेटिव फॉर्म को हम अलील कहते हैं. एक का आंसर आ जाएगा 3, एक का आंसर आ जाएगा 3, आंसर ही मिल गया. और देख लेते हैं, क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट, सिर्फ रिसेसिव पेरेंट से हम कहते हैं टेस्ट क्रॉस, आ जाएगा आपका उत्तर टेस्ट क्रॉस. बी का 4 सही है. क्रॉस ऑफ F1 प्रोजेनी विद एनी ऑफ द पेरेंट इज बैक क्रॉस. एंड मेरे भाई नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेट इन अ प्लांट में कितने क्रोमोसोम के सेट है, इसे प्लॉइडी कहा जाता है. एक सेट तो हैप्लॉइड, 2 सेट डिप्लॉइड, 3 सेट टिप्लॉइड, 4 सेट टेट्राप्लॉइड एंड सो ऑन. आसानी से आ जाता है. Which one of the following can be explained on the basis of law of dominance? Law of dominance के लिए कौन सी बातें सत्य है? Out of one pair of factor, one is dominant and other is recessive. ठीक है, अगर 2 हेट्रोजाइगस है तो एक डोमिनेंट हो जाएगा, एक रिसेसिव. इसको अभी के लिए छोड़ देते हैं, है ना. बोला नहीं है होमोजाइगस हेट्रोजाइगस, पर आउट ऑफ वन पेयर ऑफ फैक्टर्स एक डोमिनेंट एक रिसेसिव हो सकता है केस. अलील डू नॉट शो एनी एक्सप्रेशन. अलील एक्सप्रेशन नहीं दिखा रहे हैं, तो करने क्या है दुनिया में? अलील क्या है? कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म ऑफ ए जीन. जीन का काम ही एक्सप्रेशन दिखाना. तो ये बात तो पक्का गलत है. बी पक्का गलत है. बी को एलिमिनेट कर लो. उत्तर ही निकल आया भाई, उत्तर ही निकल आया. पर फिर भी देख लेते हैं. फैक्टर्स अकर इन पेयर इन नॉर्मल डिप्लॉइड प्लांट है तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है, एक पे कैपिटल टी है, दूसरे में स्मॉल टी है, तो पेयर में ही ये पाए जाएंगे. ठीक है. द डिस्क्रीट यूनिट कंट्रोलिंग अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज कॉल्ड एज फैक्टर. मेंडल साहब ने सेम बात करी थी कि फैक्टर अलग अलग यूनिट्स हैं जो अलग अलग प्रोटीन बनाते हैं. एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर इज फाउंड इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F1 जनरेशन बनाई वो जो थी सिर्फ टॉल थी, एक ही पेरेंट से मिलजुल रही थी, तो आंसर निकल आता है. सही बात. बी को एलिमिनेट करने से भी आ जाता. एज पर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम, ब्लड ग्रुप ऑफ फादर इज B+ एंड मदर इज A+. चाइल्ड में O ब्लड ग्रुप है तो मम्मी पापा का जीनोटाइप बताना है और बच्चे का भी बताना है. बच्चे का O ब्लड ग्रुप है, प्लस माइनस का चक्कर यहां पे है नहीं. O ब्लड ग्रुप होता है छोटा आई, ये नहीं हो सकता. यहां A ब्लड ग्रुप आएगा.
ये नहीं हो सकता, यहाँ बी ब्लड ग्रुप आएगा, नहीं हो सकता यहाँ ए बी ब्लड ग्रुप आएगा। फादर है बी, मम्मी है ए, फादर यहां भी आपका बी है, मम्मी है यहाँ पे ए, ठीक है। फादर यहां भी बी है, मम्मी है ए, लेकिन यहाँ छोटा आई नहीं है, तो बच्चे में छोटा आई कहां से आए, ये कॉम्बिनेशन गलत है। यहाँ छोटा आई है, यहाँ छोटा आई है, बच्चा आपका ओ ब्लड ग्रुप का बन सकता है, या बच्चा ओ ब्लड ग्रुप का नहीं बन सकता, इनमें छोटा आई दोनों पेरेंट में नहीं है, तो बच्चा कहां से आया। तो सिर्फ ए जो है इट इज राइट कॉम्बिनेशन, जहां बच्चे का मम्मी पापा का सेम कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, बढ़िया जो क्वेश्चन में है, एज वेल एज बच्चा बन भी पा रहा है, करेक्ट भी है, ए ओनली विल बी द राइट आंसर। ऐसे सवालों में देखना है कि हाँ भाई ये पॉसिबल है भी या नहीं। अ हेट्रोजाइगस पी प्लांट विद वॉयलेट फ्लावर्स, हेट्रोजाइगस है यानी कैपिटल वी स्मॉल वी, वॉयलेट फ्लावर्स है, इज क्रॉस विद अ होमोजाइगस पी प्लांट विद व्हाइट फ्लावर छोटा वी, ठीक है। वॉयलेट इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट, हमें पता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एक्सपेक्टेड कॉम्बिनेशन इन 40 प्रोजेनीज, अगर 40 बच्चे बने तो बच्चों का क्या हालचाल है। यहां दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल वी और छोटा वी, यहां बनेगा सिर्फ आपका छोटा वी। तो जब आपने पुनेट स्क्वायर बनाया, यहां रखा छोटा वी, यहां रखा कैपिटल वी छोटा वी, यहां बना आपका कैपिटल वी छोटा वी, यहां बना छोटा वी कैपिटल वी छोटा वी यानी आपका वॉयलेट, तो दो में से एक यानी 50% बने वॉयलेट, छोटा वी यानी व्हाइट, तो एक बना आपका व्हाइट। दो में से एक व्हाइट एक वॉयलेट यानी आधे वॉयलेट, तो 40 में से 20 व्हाइट 20 वॉयलेट, 20 व्हाइट 20 वॉयलेट, ऑल 40 नहीं, 30-10 का रेशियो नहीं, आधे आपके वॉयलेट आधे आपके व्हाइट, ये बन जाएंगे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द जीन आई दैट कंट्रोल्स एबीओ ब्लड ग्रुप, अ पर्सन विल हैव ओनली 2 ऑफ द 3 अलील्स, हाँ एक आदमी में सिर्फ मैक्सिमम 2 अलील्स हो सकते हैं 3 में से, या तो ए और बी, या ए और छोटा आई, या बी और छोटा आई, या छोटा आई, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तीनों नहीं हो सकते। When IA and IB are present together, they express same type of sugar. Same type of sugar तो same blood group दे देते। एक डब्बा बना रहा था, एक ट्रायंगल बना रहा था, डिफरेंट टाइप ऑफ शुगर, एक ए ब्लड ग्रुप कर देता है आपका, एक बी कर देता है, जब दोनों साथ पाए जाते हैं तो ए बी हो जाता है। तो गंदी स्टेटमेंट तो मिल गई, रॉन्ग स्टेटमेंट, उत्तर है आपका यही। अलील छोटा आई डज नॉट प्रोड्यूस एनी शुगर, इसलिए रिसेसिव था। जीन आई हैज 3 अलील, आई ए आई बी और छोटा आई, बाकी सारी बातें करेक्ट है, सिर्फ बी ही आपकी गलत थी। एंटीरेनियम यानी स्नैपड्रैगन, जिसे डॉग फ्लावर भी कहा जाता है, रेड फ्लावर वाज क्रॉस विद अ व्हाइट फ्लावर इन F1 जनरेशन, पिंक फूल हमको मिले। When pink फूल वर सेल्व्ड, F2 जनरेशन शोड व्हाइट रेड एंड पिंक फ्लावर, सही बात है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है इसके लिए, तो आपका एक्सपेरिमेंट तो सेम है जो हम कर चुके हैं अपनी पढ़ाई में, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, क्या प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस से फॉलो करता है? नहीं भैया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता, एक्सेप्शन है। पिंक कलर इन F1 इज ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक बात है, तो इट डज नॉट फॉलो डोमिनेंस, ये बात भी सही है। F1 में पिंक कलर आया इनकम्प्लीट डोमिनेंस के लिए, ये बात भी सही है। रेशियो ऑफ F2 इज 4 में से एक रेड था, एक व्हाइट था, 2 पिंक थे, ये भी ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन डज नॉट अप्लाई टू दिस एक्सपेरिमेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाज द यूनिवर्सल लॉ। जब गैमीट बन रहे हैं कैपिटल आर में, तो दोनों आर सेपरेट हो रहे हैं, कैपिटल आर स्मॉल आर में, कैपिटल आर और स्मॉल आर सेपरेट हो रहे हैं, स्मॉल आर में दोनों सेपरेट हो रहे हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल है भैया, वो तो फॉलो होके ही रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक रिप्रेजेंट्स द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप, ब्लड ग्रुप में डोमिनेंस होती है क्योंकि आई ए जो है ये छोटे आई पे डोमिनेंट है, आई बी जो है छोटे आई पे डोमिनेंट है, तो डोमिनेंस भी है, को डोमिनेंस भी है। आई ए और आई बी जब साथ पाए जाएंगे तो बराबर डोमिनेटिंग होंगे, गुरुजी ये भी है। मल्टीपल अलीलिज्म भी है क्योंकि यहां आई ए भी है, आई बी भी है और छोटा आई भी है, कैपिटल आई के 3 अलील हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, यहाँ को डोमिनेंस है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस यहाँ नहीं है, ये आपको हाइट और स्किन कलर में देखने को मिलती है, तो ए बी सी आपका उत्तर बन जाता है, ये आपका सही उत्तर बन गया है। द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर IA IB एंड IA छोटा i among the blood type of their children, how many of the different genotype and phenotype are possible? देखो मेरे भाई, IA IB एंड IA और छोटा i बना लो भैया कॉम्बिनेशंस। IA यानी ब्लड ग्रुप हो गया आपका A, दोनों ही A कह रहे हैं। IA छोटा i, जीनोटाइप पहले वाले से अलग है लेकिन ब्लड ग्रुप अभी भी ए हो गया। IA IB तीसरा जीनोटाइप हो गया हमारे पास डिफरेंट, ब्लड ग्रुप यहां हो गया AB, तो A बन चुका है, AB बन चुका है। एंड IB और छोटा i जीनोटाइप आपका चौथा मिल गया हमें और ब्लड ग्रुप हो गया B, तो अलग अलग ब्लड ग्रुप कौन से? A, AB और B, तो फिनोटाइप कितने हो गए? 3। एंड जीनोटाइप कितने हो गए? IA 2 हो गए, IA IB IBI 4, तो जीनोटाइप आपके टोटल 4, फिनोटाइप 3 है ना, जीनोटाइप आपके 4 और फिनोटाइप 3, उत्तर हो जाएगा मिस्टर
सी निकाल करके आप देख सकते हैं, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। A tall true breeding garden pea plant is crossed with a dwarf true breeding garden pea plant. When the F1 plants were sold, the resulting genotypes were in the ratio. यानी आपका कैपिटल टी का हमने क्रॉस कराया स्मॉल टी के साथ, जो बच्चे बने वो बने F1 में कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसकी सेल्फिंग कराई तो मेरे भाई क्या रिजल्ट आया, कैपिटल टी आपका एक था, कैपिटल टी स्मॉल टी आपके दो थे और स्मॉल टी आपका एक था, है ना। स्मॉल टी आपका एक था। ये था आपका जीनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो देखोगे तो 3:1 था, 3 टॉल 1 ड्वार्फ, यही पूछा गया है। 1:2:1 आया, 3:1 आया आपका टॉल और ड्वार्फ का, 1:2:1 आया आपका रिजल्टिंग जीनोटाइप पूछे हैं, तो फिनोटाइप तो पूछा ही नहीं है ना। जीनोटाइप देखो, रेशियो तो 1:2:1, इन दोनों में से एक आंसर आएगा। टॉल होमोजाइगस आपका 1, टॉल हेट्रोजाइगस 2 और ड्वार्फ आपका 1, ये करेक्ट है। टॉल हेट्रोजाइगस आपके 2 थे ना कि 1, ये गलत हो गया। फिनोटाइप हमसे पूछा ही नहीं है, जीनोटाइप पूछा है, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां पर, मिस्टर ए आ जाएगा। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए मैरीज विद अ वुमन ऑफ ब्लड ग्रुप बी, व्हाट आर ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग्स। क्या क्या हो सकता है खुद देखो। अ मैन विद ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें आई ए भी हो सकता है और आई ए छोटा आई भी हो सकता है। एंड फीमेल विद ब्लड ग्रुप बी, तो इसमें आई बी भी हो सकता है और आई बी और छोटा आई भी हो सकता है। करेक्ट। व्हाट आर ऑल पॉसिबल ब्लड ग्रुप्स ऑफ देयर ऑफस्प्रिंग। अगर यहां से ए आया और यहां से बी आया, यहां से ए आया और यहां से बी आया, यहां से ए, यहां से बी, यहां से ए, यहां से बी, तो और कुछ तो बन नहीं सकता। यहां तो सिर्फ आपका ए बी ब्लड ग्रुप ही बन सकता है, और कोई बनने का चांस है ही नहीं। लेकिन यहां अगर आप देखोगे तो आई ए आई बी, यहां पे ए बी भी बन सकता है, आई ए और छोटा आई ए भी बन सकता है, आई बी और छोटा आई बी भी बन सकता है, आई और आई आपका ओ भी बन सकता है, ए बी ओ सब बन सकता है। तो पेरेंट हमें बता नहीं रखे तो मैक्सिमम कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे, तो सारे बन सकते हैं, हम तो सारे बना के देख लिए। और सिर्फ ए बी ऑप्शन है नहीं कि ए बी ओनली, ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, वरना इसमें फंसते। तो मेरे भाई आपका ओवरऑल तो मैक्सिमम वाला आप लेके चलोगे, क्योंकि सिर्फ ए ब्लड ग्रुप बताया है, कौन सा जीनोटाइप हमें नहीं बताया, तो मैक्सिमम वाला हम लेके चलेंगे, चारों ब्लड ग्रुप हमारे बनके तैयार हो जाते हैं, चारों हम लोगों ने बना लिए। A gene showing codominance has, a gene showing codominance has, कोडोमिनेंस अगर दिखा रहे हैं कुछ जीन्स, आराम से देखना, ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें, अलील्स टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सेम क्रोमोसोम पे है। अलील्स दैट इज रिसेसिव टू ईच अदर, तो कोडोमिनेंस कहां से हुई। बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगोट, वन अलील डोमिनेंट ऑन द अदर, डोमिनेंट है तो डोमिनेंस हो गई, रिसेसिव है तो वही डोमिनेंस रिसेसिव की बात हो गई। बोथ अलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड, दोनों अलील्स ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं हेट्रोजाइगोट में। अगर आई ए आई बी कंडीशन है तो दोनों ही, हेट्रोजाइगस कंडीशन है ही, आई ए आई बी दोनों अलील डिफरेंट है, दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो मेरे भाई आपका यहां पर बढ़िया केस देखने को मिलेगा। और ये आई ए और आई बी क्या है, एक ही जीन के अलील है ना, तो टाइटली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पे थोड़ी पाए जाएंगे, अलग अलग आपके होमोलोगस क्रोमोसोम पे पाए जाएंगे। यहां बोला है सेम क्रोमोसोम, कि एक यहां पाया जा रहा है, दूसरा टाइटली लिंक्ड है यहां पाया जा रहा है, पीले वाले पे ही दोनों, ऐसा थोड़ी है, एक पीले पे है एक नीले पे है। आई ए यहां मम्मी के क्रोमोसोम 1 पे लेट से, आई बी यहां पापा के क्रोमोसोम नंबर 1 पे, तो दो अलग अलग क्रोमोसोम पे देखने को मिल रहा है, एक ही क्रोमोसोम पे ऊपर नीचे नहीं पाई जाती, तो ये भी गलत हो जाता है। आंसर आ गया, दे कैन इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस्ड। इफ 2 persons with AB blood group marry and have sufficiently large number of children, अगर 2 पर्सन है जिनका ए बी ब्लड ग्रुप है, तो भैया ए बी ब्लड ग्रुप में तो कोई और चांस है ही नहीं, आई ए आई बी और आई ए आई बी, इसके अलावा कोई केस हो ही नहीं सकता। ठीक है। इफ 2 पर्सन विद ए बी ब्लड ग्रुप मैरी हैविंग सफिशिएंटली लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन, दीज चिल्ड्रन कुड बी क्लासिफाइड एज ए ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप इन 1:2:1। Modern technique of protein electrophoresis reveals the presence of both A and B type of protein in AB blood group. This is an example of, कुछ पूछा ही नहीं। अगर मेरे भाई ऐसा कहा जाता है ए बी ब्लड ग्रुप वालों में ए और बी दोनों टाइप के प्रोटीन बन रहे हैं, तो ये क्या है, कोडोमिनेंस है ना, दोनों साथ साथ डोमिनेट कर पा रहे हैं, आई ए और आई बी दोनों ही अपने प्रोटीन बनवा पा रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज कोडोमिनेंस। बहुत खत्म सवाल बनाया है बहुत बड़ी स्टेटमेंट के बाद। Which Mendelian idea is depicted by cross in which F1 generation resembled both the parents, है ना। आपका देखो, in which Mendelian idea is depicted by a cross in which F1 generation resembles both the parent,
एक ऐसी कंडीशन जहां F1 दोनों पेरेंट जैसी हो, यानी दोनों ही पेरेंट आपके डोमिनेट कर रहे हो, तो इसे क्या कहेंगे? कोडोमिनेट कहेंगे, कोडोमिनेंस कहेंगे, है ना। बाय अ क्रॉस इन विच F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ द पेरेंट, दोनों पेरेंट पे बच्चा गया है कोडोमिनेंस, दोनों पेरेंट पे ही बच्चा नहीं गया, इनकंप्लीट डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक हेटेरोजाइगोट है जिसमें आपका एक डोमिनेंट है, एक रिसेसिव हो जाएगा, एंड इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन को मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। ये तो ऐसे ही ऑप्शन बनाने के लिए दिया है। तो अगर बच्चा दोनों पेरेंट पे गया है कोडोमिनेंस, दोनों पे नहीं गया इनकंप्लीट डोमिनेंस। दोनों आपके मेंडल साहब के फर्स्ट लॉ के एक्सेप्शन है, ठीक है। The phenomena of pleiotrophism refers to more than 2 genes affecting single character, इसे पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहा जाता है। मोर देन 3 जीन्स यहां पे कंसिडर किए जाते हैं। प्रेजेंस ऑफ सेवरल अलील्स ऑफ अ सिंगल जीन, मेरे भाई इसे मल्टीपल अलीलिज्म कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ 2 अलील्स ईच ऑफ 2 जीन्स कंट्रोलिंग सिंगल ट्रेट, सिंगल जीन अफेक्टिंग मल्टीपल फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, एक जीन मल्टीपल काम कर रहा है, ये काम हो जाएगा। यहां पे क्या बोला है? प्रेजेंस ऑफ 2 अलील्स ईच ऑफ 2 जीन्स, 2 जीन के 2 अलील, एक ही जीन के 2 अलील होते हैं ना, स्टेटमेंट ही गलत हो गई। कंट्रोलिंग अ सिंगल ट्रेट, 2 अलील मिलकर सेम ही काम कर रहे हैं, अल्टीमेटली गलत स्टेटमेंट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस 1:2:1 जीनोटिपिक रेशियो है, 3:1 फिनोटिपिक रेशियो, आगे देख लेते हैं। डाई हाइब्रिड क्रॉस फिनोटिपिक रेशियो 9:3:3:1, बी का 4 हो गया, बी का 4 आपका 2 में है, नीचे के 2 उड़ा दो, एलिमिनेट कर दो। इनकंप्लीट डोमिनेंस चाहे फिनोटाइप हो चाहे जीनोटाइप हो 1:2:1 है। टेस्ट क्रॉस 1:1 है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या हो गया? 3:1 हो गया। ए का 3 हो गया, ए का 3 आपका इसमें है, उत्तर हमें मिल गया है, मार्क कर लेना बाकी अपने हिसाब से। अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड एंड रेड फ्लावर, येलो सीड एंड रेड फ्लावर, होमोजाइगस है यानी डोमिनेंट है येलो एंड रेड, was crossed with the plant homozygous for green seed and white flower, green seed and white flower, ठीक है। F1 plants had yellow and pink flower, कैपिटल Y स्मॉल y येलो बनेगा एंड कैपिटल R स्मॉल r आपका पिंक बनेगा, ठीक है। इनकंप्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल यहां दे रखा है। The F1 plants were selfed to get F2 progenies, तो इसको फिर हम सेल्फिंग करा रहे हैं। Assuming independent assortment of 2 characters, how many phenotypic categories are expected to be formed? Phenotype कितने बनेंगे? Independent assortment यानी कोई भी कलर किसी भी और कलर से मैच कर सकता है। ये येलो मेरे भाई इस आर के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, तो मेरे भाई आपका येलो एंड रेड भी बन जाएगा। ये येलो इस आर के साथ भी कर सकता है, तो मेरे भाई यहां पर आपका क्या बन जाएगा? येलो एंड व्हाइट भी बन जाएगा। एंड देयर आर मेनी मोर कॉम्बिनेशंस आल्सो। जैसे अगर मैं बना के दिखाऊं आपको, अगर मैं बना के दिखाऊं तो यहां गैमीट क्या बनेंगे? यहां गैमीट क्या बनेंगे? कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर। अब ये इसके साथ भी जुड़ सकता है, कैपिटल वाई कैपिटल आई कैपिटल आर, तो येलो और रेड भी हो गया। ये इसके साथ भी जुड़ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई यानी येलो कैपिटल आर, तो ये भी आपका क्या हो गया? येलो रेड हो गया, यही हो गया। ये आपका इसके साथ भी जुड़ सकता है, कैपिटल वाई और कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी येलो के साथ साथ आपका क्या हो गया? कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी आपका येलो के साथ साथ क्या हो गया? पिंक भी हो गया, तो ये क्या हो गया? येलो पिंक। एंड सिमिलरली ये आपका यहां भी जुड़ सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई एंड योर कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी आपका क्या हो सकता है? यहां पे येलो रेड भी हो सकता है, येलो रेड येलो पिंक मिल गया। फिर मेरे भाई यहां पे छोटा आर भी जुड़ेगा तो व्हाइट भी आएगा, यानी 3 कलर आपके फूल के आएंगे। कैपिटल आर भी बन सकता है, ये कैपिटल आर, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तीनों बन सकते हैं, रेड पिंक एंड व्हाइट, 3 ये हो गए। एंड यहां येलो के साथ साथ आपका क्या बन सकता है? ग्रीन भी बन सकता है, येलो के साथ साथ आपका ग्रीन भी बन सकता है। तो कॉम्बिनेशन देखो, येलो रेड, येलो पिंक, येलो व्हाइट, ग्रीन रेड, ग्रीन पिंक, ग्रीन व्हाइट, 6 प्रकार की कॉम्बिनेशन हो गई ना भाई। आपका ये जो सीड का कलर है येलो वाला, ये इन तीनों के साथ व्हाइट रेड और पिंक के साथ कॉम्बिनेशन बनाएगा। 3 कॉम्बिनेशन, ये येलो जुड़ेगा व्हाइट रेड पिंक के साथ, और ग्रीन जुड़ेगा आपका व्हाइट रेड पिंक के साथ। टोटल 6 ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं फिनोटाइप में, और कुछ बन ही नहीं सकता। ये आपको देखने को मिला, ठीक है जी। थोड़ा कॉम्प्लेक्स था लेकिन वैसे समझने में आसान है, करके देखो एक बार। मेरे भाई कितने अलग अलग फिनोटाइप देखने को मिल सकते हैं, ये पूछा गया है।
फूल के जितने भी कलर हैं, क्वेश्चन में साफ साफ कह दिया इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रही है। इंडिपेंडेंट मतलब कोई भी किसी के भी साथ जुड़ सकता है, तो कोई भी फूल का कलर किसी भी सीड के कलर से जुड़ जाएगा। फूल के कलर कितने हैं? रेड व्हाइट पिंक। सीड का कलर है येलो, इससे जुड़ गए, 3 कॉम्बिनेशन हो गए, येलो रेड, येलो पिंक, येलो व्हाइट, और ये तीनों सेम ग्रीन के साथ जुड़ गए, ग्रीन रेड ग्रीन पिंक ग्रीन व्हाइट, 6 चीजें बनी। तो खुद भी दिमाग से भी लगा सकते थे, कुछ करने की जरूरत थी नहीं। What is the expected percentage of F2 progeny with yellow and inflated pod in a dihybrid cross experiment involving pea plant with green colored inflated pod and yellow colored constricted pod? ग्रीन कलर पॉड में अगर आप देखें तो ग्रीन कलर आपका डोमिनेंट होता है, तो ग्रीन कलर इन्फ्लेटेड पॉड मल्टीप्लाइड बाय, यानी ये आपका क्या हो गया, क्रॉस कर दिया है किसके साथ आपने, येलो के साथ और कॉन्स्ट्रिक्टेड पॉड के साथ। पूछा क्या है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ येलो इन्फ्लेटेड पॉड। पूछा क्या है आपका, येलो इन्फ्लेटेड पूछा है, येलो इन्फ्लेटेड पूछा है। सबसे ज्यादा क्या आएंगे, 9:3:3:1। सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग है दैट इज ग्रीन एंड इन्फ्लेटेड, ये आएंगे आपके 9। सबसे ज्यादा जो रिसेसिव है आपका क्या, येलो एंड कंस्ट्रिक्टेड, ये आपके आएंगे सबसे कम। बाकी जो है ये 3 आ जाएंगे। तो आपसे पूछा है येलो इन्फ्लेटेड भी 3 आएंगे, और आपका यहां पर आ जाएंगे येलो इन्फ्लेटेड और ग्रीन कंस्ट्रिक्टेड, है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट। तो यहां पर आपसे क्या पूछा है, इन्फ्लेटेड एंड ग्रीन कलर्ड। ठीक है, आराम से देखो। व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विद येलो एंड इन्फ्लेटेड पूछा है। तो कितने हो जाएंगे मेरे भाई, 3 हो जाएंगे यहां पर, येलो एंड इन्फ्लेटेड। आराम से देखो मुझे लग रहा है आप कंफ्यूज हो जाओगे इसमें, इसलिए प्यार से लेके चलता हूं। डाई हाइब्रिड क्रॉस में हमने क्या किया था, अलग प्रकार से समझो। ये आपका राउंड और येलो सीड कंप्लीट डोमिनेंट, ये आपका रिंकल्ड और ग्रीन सीड कंप्लीटली रिसेसिव। ठीक है, इसका हमने क्या बनाया था कॉम्बिनेशन, ये बनाया था गैमीट, इसका यहां पर ये गैमीट बनाया था। जब ये गैमीट फ्यूज हो गए थे तो बच्चे कैसे बने, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, इसकी हमने जब सेल्फिंग कराई थी तो बच्चों का जो फिनोटिपिक रेशियो आया था 9:3:3:1 आया था। राउंड और येलो जो सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग केस है, राउंड और येलो, ये आपका सबसे ज्यादा देखने को मिला था। और जो सबसे रिसेसिव केस है रिंकल्ड और ग्रीन, ये सबसे कम देखने को मिला था। रिंकल्ड और ग्रीन सबसे कम देखने को मिला था। अब बचे हुए जो 2 केस हैं, राउंड येलो यहां, तो यहां पे आप लिख दो राउंड ग्रीन, ये बच गया, और यहां रिंकल्ड ग्रीन है तो यहां पे क्या लिख दो, रिंकल्ड येलो लिख दो, ये बचे हुए हो गए। सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग 9, सबसे ज्यादा आपका रिसेसिव 1, बचे हुए क्या हो गए आपके 3 हो गए। सिमिलर केस यहां पर देखो, कंप्लीट डोमिनेटिंग एंड रिसेसिव केस यहां पर दे रखा है। आपको क्या बताया है, क्रॉस आपने करा है ग्रीन कलर के पॉड और इन्फ्लेटेड पॉड के बीच में। तो ग्रीन कलर का पॉड और इन्फ्लेटेड पॉड, इसको क्रॉस कराया आपके येलो पॉड के साथ, स्मॉल जी लिख लो, और कंस्ट्रिक्टेड स्मॉल आई के साथ। यहां गैमेट बना कैपिटल जी कैपिटल आई, यहां गैमेट बना स्मॉल जी स्मॉल आई। बच्चा क्या बन गया यहां पर, बच्चा क्या बन गया आपका यहां पर, कैपिटल जी कैपिटल आई स्मॉल आई। करेक्ट है, बना। इसकी सेल्फिंग बनाई कैपिटल जी कैपिटल आई स्मॉल आई के साथ। ठीक है जी, एकदम करेक्ट। नाउ सबसे ज्यादा जो डोमिनेटिंग था दैट इज ग्रीन एंड इन्फ्लेटेड, ये क्या हो गया आपका, 9 हो गया। एक कौन सा हो गया आपका, ग्रीन की जगह यहां पर हो गया येलो एंड कॉन्स्ट्रिक्टेड, सबसे रिसेसिव वाला। ये कितना हो गया जी, ये गुरुजी हो गया 1। बचे हुए दोनों जो केस हैं, यहां हमसे क्या पूछा गया है, यहां हमसे पूछा गया है मेरे भाई, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड परसेंटेज ऑफ येलो एंड इन्फ्लेटेड पॉड। येलो इन्फ्लेटेड का पूछा है, येलो कंस्ट्रक्टेड मिल गया, ग्रीन इन्फ्लेटेड मिल गया, यानी येलो और इन्फ्लेटेड जो होगा ये इसी में होगा। 3 इन दोनों में से कोई एक होगा, 3 मान लो, कोई भी 3 उठा लो। 16 में से 3 जो है यानी 3/16 वो इस प्रकार के होंगे। निकाल लो भाई परसेंटेज कितनी निकल के आएगी, एक बार कैलकुलेट कर डालो। 3/16, इसको 3/15 मान लो मेरे भाई। 3/15 क्या होता है आपका, लगभग 20% के आसपास। इजी कैलकुलेशन के लगभग 20% एक ही है आपका यहाँ पर। 100% हो नहीं सकती, 50% से ज्यादा हो नहीं सकती, 9% यानी 10% से भी कम है। तो 16 में से 1.6 से भी कम होना चाहिए थी, जो कि नहीं है सही। तो वैसे भी एलिमिनेट करके निकाल सकते हो, तुक्केबाजी से भी निकल जाएगा बड़ी आसानी से। थोड़ा समझना पड़ेगा बस सवाल को कि था क्या।
तो लग रहा है कि बड़ा सवाल है क्योंकि मैंने समझा के सॉल्व करा है, वैसे आप आसानी से माइंड में भी कर सकते थे। अगर मैं खुद एज अ स्टूडेंट इसको पेपर में सॉल्व करता, मैं ऐसे नहीं करता। ये 9:3:3:1 में कंप्लीट डोमिनेंट रिसेसिव केस मेरे को दे रखा है, लॉ ऑफ डोमिनेंस लग जाएगा, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लग जाएगा, मैं सीधा सीधा कर देता कि भाई 9 मुझे पता है कौन सा आएगा, 1 मुझे पता है कौन सा आएगा, बाकी दोनों में से एक सिचुएशन मुझसे पूछे तो 3 आएंगे, 3/16 करके सीधा जो भी परसेंटेज मेरे को मिल रही होती वो मैं मार देता बड़ी आसानी से। ये तो समझाने के लिए किया है क्योंकि पहली बार कर रहे हो आप, ठीक है। मैच द टर्म्स इन लिस्ट 1 एंड देयर डिस्क्रिप्शन इन लिस्ट 2, यानी टर्म्स और उनकी डेफिनेशन देख लो। डोमिनेंस, सिंगल जीन बहुत काम कर रहा है तो प्लियोट्रॉपी हो गया, यानी आपका सी का 4 हो गया, इसको तो अलग से मार्क कर लो। सी का 4, नीचे के दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है जी, करेक्ट है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मैनी जीन्स गवर्निंग अ सिंगल कैरेक्टर, डी का 1 हो गया, डी का 1 हो गया, कई जीन्स मिलके एक काम कर रहे हैं। कोडोमिनेंस, इन हेटेरोजाइगस ऑर्गेनिज्म बोथ अलील्स आर एक्सप्रेसिव, दोनों ही डोमिनेट कर रहे हैं। और डोमिनेंस में सिंपल क्या हो गया, हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक अलील अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, ये भी हमें देखने को मिला, करेक्ट, ये हमने देखा। तो दिस वाज आवर लेक्चर, मजेदार लेक्चर था भाई, मजा तो आया, कैलकुलेटिव था, मैथमेटिकल था, दोबारा देख लेना, है ना। मैं रात को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे पता नहीं है कब डलेगी, अराउंड कितना टाइम बच चुका है, 9:50 बज चुके हैं। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं लेक्चर बनाऊंगा, तो लेक्चर तो मैं बना रहा हूं, पर बीच में मैं बहुत ऑक्यूपाई हो गया था, तो देयरफॉर रात को बना रहा हूं, अब शायद मॉर्निंग में डले या कभी भी डले, पर हाँ आज जेनेटिक्स का ये चैप्टर खत्म कर रहे होंगे हम लोग। थोड़ा संभल के देखना, बाद में पेडिग्री वाली वीडियो आप चाहे बाद में देख सकते हैं। आज जो 2 लेक्चर आए, अगर ये रात को नहीं डल पाई, मैं 10 बजे टीम को दूंगा, तो देखो गाली तो मुझे पड़ेगी। अब मुझे पता नहीं है डलेगी कब, रात को डल जाए तो वेल एंड गुड, चाहो तो देख सकते हो, वरना अगले दिन सुबह देख सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। दूसरा लेक्चर अगर ये कल सुबह डलती है तो दूसरा लेक्चर 1-2 घंटे के अंदर, सुबह तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा ही, तब किताब डलवा दूंगा, है ना। और जेनेटिक्स का फिर अगला चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, पेडिग्री चाहे तो अगले दिन डलवा दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से पढ़ लेना, ठीक है। ये आपने देखा मेरे भाई, यहां एक बुक है, बेसिकली 3 बुक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की, अगर आपको चाहिए तो आप ले सकते हो। वैसे इस टाइम पे नई बुक आई जनरली वोंट रेकमेंड, अगर किसी की नीड है तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग किताब तो है, एनसीईआरटी के टॉपिक वाइज फिलअप है, इसमें मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस की रेप्लिका है, यानी मिलते जुलते सवाल जो नीट में पूछे जाते हैं। नीट 2025 का सॉल्व पेपर है, 3 मॉक टेस्ट है, टॉपिक वाइज नीट के पीवाईक्यू सेग्रीगेटेड है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे किताबें अवेलेबल हैं जिनका नाम ये है मिशन 100। बहुत छोटी छोटी किताबें हैं, इनकेस इफ यू वांट टू प्रैक्टिस मोर तो आप कर सकते हो, अदरवाइज जो चल रहा है बैच में दैट इज मोर देन एम्पल, उसमें भी कोई टेंशन नहीं। ये आपका आज का लेक्चर था, आई होप आपको मजा आया होगा। अगले लेक्चर में थ्योरेटिकल बातें होंगी और कंसेप्चुअल बातें भी होंगी, कुछ चीजें सुप्रीमली थ्योरेटिकल है, कुछ चीजें हाईली लॉजिकल हैं, एंड सवाल जैसे आज हमने कई किए, अगले लेक्चर में तो दबा के सवाल है भाई, कम से कम मान के चलो 40-50 सवाल तो मैं क्लास में ही लेके आऊंगा, इतने क्वेश्चंस, बट अमेजिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू क्रैक, सुप्रीमली अमेजिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू क्रैक। बने रहना मेरे भाई, मजा आ जाएगा। और उसके बाद पेडिग्री एनालिसिस का अलग से मैं आपको एक लेक्चर दूंगा, क्योंकि वो एक इंडिपेंडेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा ट्रिकी है, स्टूडेंट्स को बहुत दिक्कत आती है उसमें, तो उसको अलग ही रख दिया है कि भाई इसके साथ छिड़खानी नहीं करेंगे, ठीक है। एंड फिर मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस स्टार्ट करके 2-3 दिन में उसको रैप करके हम जूलॉजी की ओर अपना कदम बढ़ा रहे होंगे, शिकंजा जमा रहे होंगे, और आने वाले कुछ दिनों में जूलॉजी को क्रैक करेंगे, क्योंकि जूलॉजी के 2 चैप्टर हो रखे हैं, जूलॉजी का सिलेबस है भी कम और चैप्टर्स भी छोटे छोटे हैं, आराम से आपका सिलेबस पूरा हो जाएगा ऑन टाइम, बल्कि जो कमिटेड टाइम है प्लानर में उससे पहले ही हो जाएगा। आने वाले टाइम में संडेज को भी हम यूज कर रहे होंगे, और बाकी आपका पेस ऑटोमेटिकली आपका भी बढ़ जाएगा, जिस हिसाब से आप एग्जाम के पास जा रहे होंगे, तो आप भी रिवीजन को ज्यादा टाइम दे पा रहे होंगे। सो दिस वाज योर लेक्चर ऑफ जेनेटिक्स, आई होप आपको मजा आया होगा, चीजें समझ में आई होंगी। इफ यस, एक बार विपू सर ओपी इन द कमेंट सेक्शन। देखो भाई, मैं जानता हूं ये आपको टफ लग सकता है, एक बार जो टॉपिक नहीं बन रहे हैं, जिनके न्यूमेरिकल्स नहीं बन रहे हैं, दोबारा एक बार आकर के लेक्चर को देख लेना, बहुत छोटा और प्रिसाइज लेक्चर है, समझ में आ जाएंगी चीजें। कई बच्चे जो पहली बार जेनेटिक्स पढ़ते हैं उनका दिल धक धका सकता है कि भाई बायो में मैथ, भाई मेंडल साहब का पेपर नहीं पढ़ पाया कोई बायो में मैथ होने के चक्कर से, तो हम तो फिर भी यार 11वीं-12वीं के बच्चे हैं, 12वीं पास बच्चे हैं, थोड़ा सा हमारे में डर हल्का सा तो बनता है, बिल्कुल बनना चाहिए। तो इत्मीनान से इस टॉपिक को पढ़ो, ना चीजें समझ में आए दोबारा देखो, वही इकलौता समाधान है, चीजें समझ में आ जाएंगी। कुछ चीजों को वक्त लगता है, ये उन्हीं टॉपिक्स में से एक है जहां वक्त देना पड़ता है। इकोलॉजी में मैं आपको नहीं बोलता कितना वक्त दो, यहां देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा छोटा लेक्चर है, दोबारा देख डालो मेन पार्ट, ऐसा नहीं लॉ ऑफ डोमिनेंस ही देखने लगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ही देखने लगे, मेन पार्ट यस वो देख डालो। मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, जय हिंद। कल इस चैप्टर को रैप करते हैं एंड मॉलिक्यूलर बेसिस की ओर बढ़ते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, बाय।